वी आर डिस्कसिंग FST 8 पेपर 1 पेपर का लेवल अगर आप बात करेंगे तो इसमें आपके पास में जो सवाल थे इसमें 30% प्रॉब्लम्स आपके पास में अच्छे सवाल थे, अच्छे मतलब काफी अच्छे सवाल थे। अगर आपके उस चैप्टर में ठीक ठाक नॉलेज होगी तब भी वो सवाल आपको चैलेंजिंग लग सकते हैं। इसके अलावा कुछ सवाल इजी भी थे, जेई जैसा आता है, कुछ क्वेश्चन इजी कुछ क्वेश्चन टफ वैसा ही था। अगर आप इसे कैटेगराइज करेंगे किस तरफ ही जाएगा तो मेरे हिसाब से मॉडरेटली डिफिकल्ट की तरफ ही जाना चाहिए, ये मीडियम से थोड़ा ऊपर ही था पेपर। तो आइए हम इसका पहला सवाल करते हैं। पहला सवाल अच्छा है, आइए इसे सोल्व करते हैं। तो पहले सवाल में आपके पास दैट इज प्रॉब्लम नंबर 21 प्रॉब्लम आपसे क्या बोल रहा है कि टू बॉल्स ऑफ चार्ज q1 q2 इनिशियल हैविंग सेम वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी मतलब मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, enter in a uniform electric field after a certain time t naught the direction of first ball changes by 60 degree and its velocity is reduced to half। सबसे पहले पहले पार्टिकल की बात करते हैं। हम मान लेते हैं इसको ऐसे, आपने इधर v वर्सेस फेंका होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कोई भी डायरेक्शन होगा, उसके दो कंपोनेंट तोड़े जा सकते हैं। तो हमने बोला कि भाई जो आपके पास में कंपोनेंट हम इसके ब्रेक कर देते हैं, तो आपके पास एक कंपोनेंट कुछ मान लेते हैं, इधर आपके पास Ex है, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट हम इधर मान लेते हैं, वो कितना है आपके पास Ey है, क्लियर, ठीक है। अब आपसे क्या बोला गया कि जो इसकी डायरेक्शन है वो 60 डिग्री से चेंज होगी। तो मतलब अभी ऐसा था आपके पास, तो फाइनल वेलोसिटी कुछ ऐसा बन गया होगा आपके पास, ऐसे मान लीजिए 60 डिग्री चेंज हो गया आपके पास, दिया रहेगा कितना बन जाएगा 30। तो मैंने क्या बोला, ये वेलोसिटी कंपोनेंट कुछ Vy मान लेता हूं, इसको कुछ Vx बोल देता हूं, ठीक है। तो आपके पास क्या है, Vy by Vx is equal to 10 सेंटीमीटर, दैट इज √3। और सेकंड रिलेशन क्या बोला, नेट वेलोसिटी V/2 हो गया, तो आप कहेंगे Vy का स्क्वायर प्लस Vx का स्क्वायर, ये हो गया आपके पास हाफ, दैट इज V²/4। तो Vy कितना आ गया आपके पास, हम यहाँ पे Vx की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये बन जाएगा Vy is equal to V/4 बन जाएगा Vy। और Vx कितना आ गया दोस्त यहाँ पे तेरे पास, Vx हमारे पास आ गया, दिस इज √3 V/4। ये दोनों का वेलोसिटी आ गई, उसको 1 बोल देते हैं, इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं। अब हम बात करते हैं एक्सीलरेशन की टर्म में, एक्सीलरेशन की थोड़ी चर्चा करते हैं। तो Ey आपने इस तरफ माना है, Ex आपने इस तरफ माना है, ठीक है। तो अब आप क्या लिखेंगे कि फाइनल वेलोसिटी कितनी बन गई V/4, इनिशियल कितनी थी आपकी इस डायरेक्शन में v थी, और माइनस आपने कर दिया Qey/m इनटू में t, इससे का एक्सप्रेशन आपने लिख दिया ये t नॉट। तो यहां से कितना बन गया 3v/4 आपके पास बन जाएगा एक्सप्रेशन। तो ये नेट सीधा लिख देता हूं, दैट इज 3v/4 इज इक्वल टू इतना, सही है फिर t नॉट। सिमिलरली अगर आप x के लिए लिखेंगे तो आप कहेंगे √3v/4 इज इक्वल टू Qex/m इनटू में t, ठीक है। ये हो गया आपके पास पहले पार्टिकल के लिए। अब हम चलते हैं सेकंड पार्टिकल के लिए। अगर आप सेकंड पार्टिकल की चर्चा करेंगे तो सेकंड पार्टिकल में क्या बोला गया, आपको सेम वही वेलोसिटी थी, ऊपर की तरफ फेंक दिया, पर फाइनल वेलोसिटी इस तरफ बन गई, कितने टाइम बाद, सेम टाइम, दैट इज t नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड वैसा का वैसा ही है, तो पहली इक्वेशन क्या लिखूंगा मैं, v इज इक्वल टू Qey डिवाइड बाय m इनटू में t नॉट। पर यहाँ पे Q2 आएगा, यहाँ पे इन टर्म्स में आपका Q बन जाएगा, ठीक है। अब आपसे पहला क्या पूछ रहा है, स्पीड ऑफ सेकंड बॉल आफ्टर टाइम t नॉट। तो यार t नॉट टाइम बाद में वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी खत्म हो गई, तो बोला सिर्फ प्रोजेक्टर बचेगा, तो Vx की वैल्यू कितनी, Vx आएगा Q2 Ex डिवाइड बाय m इनटू में t नॉट, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हमने क्या किया, हमारे पास ये एक्सप्रेशन, ये 3 इक्वेशन, ये 4 है आपके पास, इसका नाम कुछ 5 रख दो, इसका नाम कुछ 6 रख दो, आपको Vx की वैल्यू निकालनी है, बाकी सब घटाना है। तो क्या करते हैं, इन दोनों डिवाइड मार देते हैं। अगर आप इन दोनों डिवाइड मारेंगे क्या बनेगा, Vx/v इज इक्वल टू Ex/Ey, क्लियर। अच्छा अब Ex/Ey की वैल्यू निकाल लेते हैं यहां से, इन दोनों डिवाइड करके यहां से अगर आप निकालेंगे तो Ex/Ey कितना आएगा, देख लेते हैं। हम इन दोनों डिवाइड कर रहे हैं, अगर आप इन दोनों डिवाइड करेंगे तो ये वाली वैल्यू आपके पास आ जाएगी, दिस इज √3/4, और यहाँ पे Ey आ गया तो 3/4, ठीक है। ये कट गया आपके पास, √3 आ रहा है Ex/Ey। तो Ex/Ey की वैल्यू मैंने पुट की, तो ये आ रहा है आपके पास 1/√3। तो Vx कितना आ गया, v/√3, मतलब पहला ऑप्शन तो मैच कर गया। सेकंड ऑप्शन में क्या बोल रहा है, स्पीड ऑफ फर्स्ट बॉल बाय द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज बाय 90 डिग्री। इस वाले पार्टिकल की स्पीड कितनी होगी जब इसकी डायरेक्शन 90 डिग्री बदल देगा। तो हमने बोला जब डायरेक्शन बदल देगा मतलब ये वाली वेलोसिटी खत्म हो जाएगी, तो इससे कोर्रेस्पोंडिंग जो लगने वाला टाइम होगा वो कितना होगा देख लेते हैं। v इज इक्वल टू Qey/m और मल्टीप्लाई कुछ t1 बोलते हैं, कोई नया टाइम होगा बिकॉज़ वो t0 नहीं होगा ना। अब आपको निकालना है कि आपको Vx निकालना है, Vx डैश बोल देते हैं इसको, Qey
डिवाइड बाय m इनटू में t1। अगेन आप दोनों को डिवाइड कर दीजिए। अगर आप डिवाइड करें तो कितना है आपके पास v by vx डैश इज इक्वल टू ey डिवाइड बाय ex। ठीक है, अब ey बाय ex की वैल्यू देख लेते हैं, तो वो √3 है, तो vx डैश की वैल्यू कितनी आएगी v बाय √3, तो बी ऑप्शन ही मैच कर रहा है। सी ऑप्शन में बोला था एंगल बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। देख वेलोसिटी तो इस तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर एंगल देखेगा तो ey बाय ex तेरे पास कितना आ रहा है, इधर तेरे पास ऐसे ex मान ले, इधर ऐसे कुछ ey ऐसे ही है ना हमारे पास, तो यार ये ey बाय ex तेरे पास आ रहा है √3, मतलब ये आ जाएगा कितना तेरे पास 60 डिग्री, तो टोटल एंगल कितना है 90 प्लस 60 डिग्री कितना 150 डिग्री। तो सी और डी दोनों ही ऑप्शन मैच कर रहे नहीं है, तो इसका ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी आपके पास सही है। प्रॉब्लम नंबर 22 आपसे बोल रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, उसको 30 सेंटीमीटर दूर रखा गया मिरर से, और ये मिरर जो आपके पास में है वो प्लेन मिरर और कर्व मिरर दोनों का कॉम्बिनेशन है आपके पास में। ठीक है, इसकी रेडियस कितनी है आपके पास 20 सेंटीमीटर है। सी है वो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, मतलब यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो 20 मीटर दूर होगा, यहाँ पे सी मान लीजिए। अब आपसे क्या बोला गया, देखिए दो मिरर है तो दो इमेज बना रहा होगा, एक इमेज तो यहीं पे बन रही होगी आपके पास I1 कितनी दूरी पे 30 सेंटीमीटर की दूरी पे, यहाँ से 30 सेंटीमीटर की दूरी पे, बिकॉज प्लेन मिरर है आपके पास, और इसकी स्पीड जो होगी पार्टिकल की उसी तरफ होगी, कितनी होगी 1 सेंटीमीटर पर सेकंड। सेकंड जो आपके पास में इमेज बन रही होगी वो कर्व सरफेस से बन रही होगी, क्या फॉर्मूला आपके पास 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, तो कितना है आपके पास -1/30 इज इक्वल टू 1/f की जगह कितना आएगा आपके पास -1/10। इज इट क्लियर? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f लगाया, f के लिए नेगेटिव पुट कर दिया आपने, तो 1/v के लिए कितना आएगा 1/30 माइनस 1/10, तो ये कितना है आपके पास, दिस विल बी 1 - 3, और v की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास -15 सेंटीमीटर आ गया, v इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर आना भी चाहिए था, बिकॉज ऑब्जेक्ट कहाँ पे था आपके पास बियॉन्ड c था, अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड c होगा तो इमेज f और 2f के बीच में आनी चाहिए थी, तो 10 और 20 के बीच में आनी चाहिए, आ रहा है यहाँ पे आपके पास में कुछ I2 बन रहा है, ऐसे यहाँ पे I2 बन रहा है, कितनी दूरी बन रहा है I2 आपके पास 15 सेंटीमीटर की दूरी पे बन रहा है। अब मैंने बोला ये कर्व सरफेस से बना I2 और I1 बना प्लेन सरफेस से, अगर आप लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन निकालेंगे तो कितना आता है आपके पास, वो आता है ml इज इक्वल टू -mt² होता है, तो -v/u का होल स्क्वायर, और v की वैल्यू कितनी है आपके पास 15, और u की वैल्यू कितनी है आपके पास, u की वैल्यू आपने यहाँ पुट कर देंगे, u की वैल्यू कितनी है दैट इज 30, साइन का मतलब नहीं है बिकॉज स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस आ गया आपके पास, तो ml की वैल्यू दोस्त तेरे पास आ गई दैट इज -1/4। फिर ml अगर आपके पास -1/4 आ गया, इसका मतलब नेगेटिव ml आने का क्या मतलब है कि अगर ऑब्जेक्ट इस तरफ जा रहा है तो इमेज इस तरफ जाएगी, क्लियर, बिकॉज नेगेटिव है ना आपके पास, तो अगर ऑब्जेक्ट इस एक्सिस के अलॉन्ग है तो इमेज इस एक्सिस के अलॉन्ग होगी, तो आपके पास I2 इस तरफ आ गया, मतलब इस तरफ जा रहा है, किससे 1/4 सेंटीमीटर पर सेकंड से। अब हम पूछते हैं, पहले ऑप्शन में क्या पूछा गया, रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच ऑफ वन ऑफ द इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच ऑफ वन ऑफ द इमेज ऑब्जेक्ट की रिस्पेक्ट में इसकी इमेज देखिए, तो किस वेलोसिटी से दिखाई दे 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, और अप्रोच कर रहा है, तो ए सही हो गया। बी में क्या बोल रहे हैं, रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच ऑफ वन इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, दूसरा चेक करते हैं, इसके ऊपर बैठेगा उल्टा करके जोड़ेगा तो 5/4 से अप्रोच करता हुआ दिखाई देगा I2, तो दूसरा भी सही हो गया। सी में क्या बोल रहे, रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच ऑफ वन इमेज विद रिस्पेक्ट टू अनदर इमेज, इसके रिस्पेक्ट में इसकी इमेज चेक करते हैं, तो आप इसके रिस्पेक्ट में इसकी इमेज दिखाई देखेंगे, तो इसकी वेलोसिटी कितनी दिखाई देगी आपको, दैट इज 3/4, तो वो भी अप्रोच कर रहा है, इस हिसाब से इसके ऑप्शन ए, बी और सी करेक्ट होंगे। 23 प्रॉब्लम में आपके पास में वोल्टेज और करंट का ग्राफ दिखाया गया, और ये सवाल हम पहले भी देख चुके हैं, पहले भी एक बार पूछा जा चुका है ये सवाल, तो इसमें अगर आप देख रहे हैं भी कौन लीड कर रहा है, तो आप मैथमेटिकली आप चेक करेंगे, आप पता लग जाए वोल्टेज लीड कर रहा है, वोल्टेज लीड कर रहा है आपके पास किससे, करंट से, तो हम बोल रहे हैं V लीड्स I। अगर वोल्टेज लीड कर रहा है I से तो क्या सर्किट बनता है, ये तो होता है आपके पास में IR, मतलब वोल्टेज किसके अक्रॉस, रेजिस्टेंस के अक्रॉस, ऊपर किसके अक्रॉस आता है VL के अक्रॉस, नीचे किसके अक्रॉस आता है VC के अक्रॉस। अगर वोल्टेज लीड कर रहा है मतलब इंडक्टर का वोल्टेज ज्यादा होगा किसी कंपैरिजन में कैपेसिटर का, तो आपको क्या बोला है, करंट लीड्स द ईएमएफ ऑफ द सर्किट, गलत बात। अगर आप देखें V नेट ऐसा बनेगा ना, यहाँ पे तो VR आ जाएगा, यहाँ पे ऊपर कितना बनेगा VL माइनस VC, और ये बनेगा आपके पास, तो ये आ गया V ऑफ सोर्स हो गया ये आपके पास, तो वोल्टेज लीड कर रहा है किससे, करंट से, तो इससे बोला करंट लीड्स ईएमएफ, गलत बात। सेकंड क्या बोला, सर्किट इज मोर इंडक्टिव देन कैपेसिटिव, सही बात है, बिकॉज VL ज्यादा है एज कंपेयर टू VC। थर्ड में आपसे बोला टू इंक्रीज रेट एट विच एनर्जी इज ट्रांसफर टू द रेजिस्टिव लोड एंड शुड बी डिक्रीज, हमें करंट बढ़ाना है,
हमें करंट बढ़ाना है बिकॉज आपके पास में जो रेजिस्टेंस से जो पावर लॉस आता है वो आता है IRMS का स्क्वायर इनटू में R। तो करंट बढ़ाने के लिए आपको Z की वैल्यू को कम करना है, बिकॉज क्या होता है, ये होता है ना I इज इक्वल टू V बाई जेड। अगर आप Z को कम करेंगे तो I ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। अब Z को कम करने के लिए Z का क्या एक्सप्रेशन है यहाँ पे, √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ये तो फिक्स है, इसकी वैल्यू कम करना है। तो कैसे कम करें, या तो आप XL को कम कर दीजिए या फिर आप XC को बढ़ा दीजिए। ये XL बड़ा है ना आपके पास में, ये जो टर्म है XL दिस इज लार्ज एज कंपेयर टू XC, या तो आप XL को छोटा कर दीजिए या फिर आप XC को बड़ा कर दीजिए, दोनों में से आपका करंट बढ़ जाएगा। तो इसने क्या बोला कि अगर आपको करंट बढ़ाने के लिए L को डिक्रीज करना चाहिए, सही बात, इसको डिक्रीज करेंगे तो ये वैल्यू कम हो जाएगी, तो लेट Z भी कम हो जाएगा। सेकंड में क्या बोला गया आपसे कि XC को बढ़ा दो, XC को बढ़ा देंगे तब भी Z कम हो जाएगा। तो दोनों ही तरीके सही हैं, इस हिसाब से इसका ऑप्शन B, C एंड D करेक्ट होता है। आपको बोला गया कि एक कॉपर कॉइन है, उसका टेम्परेचर कितने से रेज किया गया, आपके पास टेम्परेचर जो रेज किया गया कितने से रेज किया गया, 80 डिग्री सेल्सियस से आपने रेज कर दिया। इसका डायमीटर कितना चेंज हुआ, जो डायमीटर में जो परसेंटेज चेंज है आपके पास है वो सवाल बोला गया 0.2%। क्लियर। अब आपसे बोला गया द परसेंटेज चेंज इन एरिया। तो अब एरिया का चेंज कैसे निकालें यार हम, तो हमें पता है कि यार अगर आपको लेंथ में जो चेंज पता है तो अल्फा आपको पता लग गया, अभी अल्फा यहां से आप निकाल सकते हैं क्या, कैसे निकालेंगे, तो हमने लिखा कि डेल्टा D इज इक्वल टू D अल्फा डेल्टा थीटा। इज इट क्लियर। ठीक है, तो अगर आप पता है डेल्टा D बाई डी की वैल्यू पता है 0.2 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा थीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास 80। तो यहाँ पे आपके पास यहाँ पे 0 आ गया आपके पास। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, अल्फा की वैल्यू आ गई दिस विल बी 2 डिवाइड बाई 8 के बाद में 40। ये एक्सप्रेशन आपके पास बन रहा है। तो कितना है आपके पास, ये आया 4, दिस इज 0.25 इंटू में 10 टू द पावर -4, ये आपके पास अल्फा है। क्लियर। अब आपसे ये डी ऑप्शन सही हो गया। अब ए पे चलते हैं, एरिया कैसे निकाले, तो एरिया का चेंज कैसे करेंगे, डेल्टा ए क्या होगा A0 2 अल्फा डेल्टा थीटा। मेरी बात समझ में आ रही है। अगर L जितने परसेंट से चेंज हुआ है तो DA बाई ए कितना है आपके पास 2 अल्फा डेल्टा थीटा। अल्फा डेल्टा थीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास, दिस इज 0.2%, तो एरिया कितने चेंज होगा 0.4 से, ए ऑप्शन सही हो गया। थिकनेस क्या है, थिकनेस कोई भी लेंथ अगर होती है ना वो लेंथ सेम ही परसेंटेज से चेंज होती है। अगर आप लिखेंगे कोई भी लेंथ है तो DL बाई एल जो भी आएगा वो अल्फा डेल्टा थीटा ही आएगा। कोई भी एरिया होगा DA बाई ए वो 2 अल्फा डेल्टा थीटा आएगा, और कोई भी वॉल्यूम होगा तो वो कितना आएगा 3 अल्फा डेल्टा थीटा। क्लियर। तो उसने बोला कि थिकनेस कैसे, तो थिकनेस भी एक लेंथ है ना, तो कितने परसेंट से रेज होनी चाहिए 0.2% से, इस वजह से बी मैच करेगा नहीं। वॉल्यूम किससे मैच, कितना टाइम रेज होगा 3 टाइम्स, कितना है 0.6। तो हिसाब से इसके 3 ऑप्शन सही हुए, दैट इज ऑप्शन ए, सी एंड डी। बोल रहा है कि एक सर्किट आपको दिखाया गया, इसकी रेजिस्टेंस 100 ओम, इसकी 100 ओम, इसका कुछ R3 नाम रखा गया। ये आपके पास 9 वोल्ट की बैटरी है, दिस इज 9 वोल्ट बैटरी। क्लियर। ओके, और क्या बताया गया, इसकी कैपेसिटेंस गिवन आपको कितनी 50 माइक्रोफैराड। अब ऑप्शंस में R3 की वैल्यू कुछ बताई गई है, वो चेक करते हैं। इससे बोला इफ R3 इज 400 ओम, तो हमने मान लिया इसकी वैल्यू कितनी है 400 ओम, पहले ऑप्शन है कोरस्पॉन्डिंग। देन चार्ज फ्लो ऑन कैपेसिटर जस्ट आफ्टर ओपनिंग द स्विच, चार्ज ऑन कैपेसिटर जस्ट आफ्टर ओपनिंग द स्विच। ये स्विच को पहले क्लोज किया गया बहुत लंबे टाइम पे, उसका जस्ट ओपन किया गया, जब ये क्लोज था उस टाइम पे देखते इस पे कितना चार्ज स्टोर हो गया होगा। तो अगर आप इसकी रेजिस्टेंस देख रहे हैं, इन दोनों की रेजिस्टेंस मिला के, तो कितना हो जाएगा आपके पास 400 100 डिवाइड बाय 500, तो ऐसे करेंगे तो कितना आ गया आपके पास 400 बाय 5। ये इन दोनों की रेजिस्टेंस आ गई। क्लियर। तो इसके पोटेंशियल ड्रॉप कैसे निकालेंगे हम, पोटेंशियल करंट सेम होगा, तो ऐसे अगर होता है आपके पास ये रेजिस्टेंस R1 है, ये रेजिस्टेंस R2 है, यहाँ पे ऐसे बैटरी लगी हुई होती है V की, तो हम क्या बोलते हैं जो पोटेंशियल ड्रॉप आता है वो R की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जैसे R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 इंटू में V। ये एक्सप्रेशन आता है ना, सेम ट्रिक मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। तो मैंने बोला 400 बाय 5 डिवाइड बाय 100 प्लस 400 बाय 5 इंटू में 9, ये आ गया पोटेंशियल ड्रॉप आपके पास, किसके अक्रॉस, कैपेसिटर के अक्रॉस। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 400 बाय 900 मल्टीप्लाई 9, ये सब साफ हो गया आपके पास, तो 4 वोल्ट आ रहा है इसके अक्रॉस। इसके 4 वोल्ट पोटेंशियल ड्रॉप था स्टेडी स्टेट के अंदर। अच्छा, अगर इतना पोटेंशियल ड्रॉप था, चार्ज कितना होगा आपके पास, चार्ज हो जाएगा 200 माइक्रो कूलम। तो ए ऑप्शन सही हो गया। बी ऑप्शन में क्या बोला, ए ऑप्शन डन हो गया। अब चलते हैं बी ऑप्शन में। बी ऑप्शन ने बोला अगर इसकी वैल्यू 80 ओम है, बी ऑप्शन क्या, इसकी वैल्यू कितनी है 80 ओम, देन चार्ज फ्लो थ्रू R3, चार्ज फ्लो थ्रू R3 टिल स्टडी स्टेज
स्टडी स्टेट इज 40 माइक्रोकूलम। सुनना सवाल क्या था, सवाल ये था भाई साहब इसको तो ओपन कर दिया आपने, पहले चार्ज निकाल लो, इसे ओपन कर दिया, ओपन करने के बाद में इससे जो चार्ज फ्लो होगा वो बताया है आपको कितना 40 माइक्रोकूलम है। चेक कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि इस वाली कंडीशन में इस पे स्टडी स्टेट पे चार्ज रहा कितना होगा जब आपने स्विच को ओपन किया होगा। तो सेम कंसेप्ट से कर रहे हैं, ऑप्शन बी को सोल्व कर रहे हैं आपकी बात। तो हमने बोला ये वाली वैल्यू कितनी बन गई है आपके पास, दिस विल बी 80 इंटू में 100 डिवाइड बाई 180, ये साफ हो गया आपके पास। जैसे 800 बाई 18 सोल्व करेंगे थोड़ा तो ये बन जाएगा 400 बाई 9 ओम। ये रेजिस्टेंस आ गया इस पेयर का। पोटेंशियल कितना ड्रॉप हो रहा होगा आपके पास यहाँ पे, दिस विल बी 400 बाई 9 डिवाइड बाई 400 बाई 9 प्लस 100, कितना है आपके पास 400 डिवाइड बाई 1300, क्लियर। मल्टीप्लाई कितना वोल्ट, 9 वोल्ट, तो ये आ गया आपके पास 36 बाई 13 वोल्ट। तो ये तो पोटेंशियल निकाल दिया कब, जब ये स्विच बंद था, स्टडी स्टेट पे कितना पोटेंशियल आ गया, फिर आपने इसको ओपन कर दिया, मतलब स्टडी स्टेट पे जो कैपेसिटर के पास चार्ज होगा वो चार्ज कितना होगा, दिस विल बी 36 बाई 13, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, मल्टीप्लाई 50, तो इतना माइक्रोकूलम चार्ज आ गया आपके पास। अब हमें ये देखना है कि R3 से फिर स्विच को ओपन कर देंगे तो ये चार्ज इन दोनों रेजिस्टेंस से जाएगा, तो R3 से कितना जाएगा ये हमें निकालना है। तो मैंने बोला किसी टाइम पे मानते इससे करंट कुछ I3 है और इससे करंट कुछ I2 है, तो मैं क्या बोलूंगा I2R2 इज इक्वल टू I3R3, मतलब I2 बाय I3 इज इक्वल टू R3 बाय R2, मतलब इनवर्स रेशियो में जा रहा है। जो आपके पास में जो करंट है वो इनवर्स रेशियो में है, तो चार्ज भी इनवर्स रेशियो में जाएगा, बिकॉज I इंटू में dt करंट चार्ज बन जाएगा। तो अगर आप निकालना चाहते हैं Q जो थर्ड रेजिस्टेंस से पास होगा, R3 से पास होगा, वो कितना होगा आपके पास 100 डिवाइड बाय 180 मल्टीप्लाई टोटल चार्ज 36 बाय 13 इंटू में 50, तो ये आपके पास 0 हो गया, यहाँ पे ये 2 आ गया आपके पास, तो ये वाली वैल्यू कितनी है तेरे पास 1000 बाय 13 माइक्रोकूलम। तो ऐसा नहीं है, इस वजह से आपके पास बी ऑप्शन सही हुआ नहीं। फिर अगर आप देखेंगे सिमिलर, आप सेम कंसेप्ट यूज कीजिए सी के अंदर, तो सी के अंदर आप देखेंगे तो मैच कर जाएगा, आंसर आ जाएगा 160 माइक्रोकूलम। हम डी ऑप्शन थोड़ा कर देते हैं। ये डी ऑप्शन में बोला गया भाई इस R3 की वैल्यू कितनी हो ताकि कि आपके पास जो चार्ज फ्लो करे वो मैक्सिमम फ्लो करे, यही चार्ज। तो हम इसको थोड़ा निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने ये बोला कि भाई इसको कुछ अननोन मान लिया आपकी बात R, हमसे पूछा इस R की वैल्यू कितनी हो ताकि स्विच ओपन करने के बाद में इस R से मैक्सिमम चार्ज जाए, ठीक है। सबसे पहले पोटेंशियल ड्रॉप निकालते हैं इसके अक्रॉस, तो कितना आएगा आपके पास, दैट इज इसका R इक्विवेलेंट कितना बना 100R डिवाइड बाय 100 प्लस R, ये इस पेयर का R इक्विवेलेंट है, क्लियर, R डैश बोल देते हैं। पोटेंशियल ड्रॉप देखते हैं कैपेसिटर के अक्रॉस स्टेडी स्टेट पे, तो कितना आएगा 100R डिवाइड बाय 100 प्लस R, और नीचे R इक्विवेलेंट दैट इज 100 प्लस 100R डिवाइड बाय 100 प्लस R इंटू में 9 वोल्ट, ये आ गया पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर के अक्रॉस, मल्टीप्लाई बाय 50 माइक्रोफेराड, ये क्या आ गया दोस्त तेरे पास चार्ज आ गया इस कैपेसिटर में। अब इसमें कितना चार्ज आएगा तेरे पास, तो रेजिस्टेंस के उल्टे रेशियो में जाता है ना, तो कितना जाएगा 100 डिवाइड बाय 100 प्लस R, ये Q है जिसको तुम्हें मैक्सिमाइज करना है। देख ये पोटेंशियल ड्रॉप आया स्टेट पे, मल्टीप्लाई किया चार्ज आ गया। अच्छा अगर ये चार्ज आ गया तो इससे कितना चार्ज जाएगा, टोटल चार्ज इतना था, इससे कितना जाएगा उल्टे रेशियो में जाएगा, तो 100 डिवाइड बाय 100 प्लस R, ये इसको मैक्सिमाइज करना है। अब देखते हैं क्या क्या कट रहा है। अगर तो यहाँ पे देखेगा तो ऊपर टर्म बनी 100R, ठीक है, ये यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बनेगा 100 इंटू में 100 प्लस R प्लस 100R, क्लियर, और ये 9 इंटू में 50 450 आ गया यहाँ पे आपके पास, इसको इधर मिटा देते थोड़ा, और ये टर्म कितनी बची तेरे पास, दिस इज 100 मल्टीप्लाई 100 प्लस R, इसको मैक्सिमाइज करना है। अब इसको मैक्सिमाइज करने के लिए क्या किया जाए देखते हैं। ये 100 यहाँ पे साफ हो गया, और कुछ कट रहा है क्या, और कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा, ठीक है। इसको थोड़ा और अच्छे ढंग से लिखा जाए, 100R डिवाइड बाय 100 प्लस 2R मल्टीप्लाई 100 प्लस R इज इक्वल टू Q, और वो कुछ कांस्टेंट है आपके पास में, कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है 450। अब इसको मैक्सिमाइज करने के लिए क्या किया जाए, डिफरेंशिएट करके 0 बराबर कर देते हैं, ऊपर वाले का डिफरेंशिएट दिया, कांस्टेंट सब उधर चला जाए, कोई दिक्कत ही नहीं है।
इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो ये क्या बनेगा आपके पास, नीचे वाला एक्सप्रेशन ऊपर है पूरा लिख ले क्या, ये बने 10 to the power 4 प्लस 100r प्लस 200r प्लस 2r स्क्वायर, कितना बने टोटल एक्सप्रेशन 10 to the power 4 प्लस 300r प्लस 2r स्क्वायर, ये एक्सप्रेशन बन गया। तो पूरा जो आपका क्यू आया, क्यू बन रहा है आपके पास r डिवाइड बाय 2r स्क्वायर प्लस 300r प्लस 10 to the power 4। ठीक है, अब इसे डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर करते हैं। डिफरेंशिएशन देखिए तो ऊपर वाला डिफरेंशिएट के नीचे वाला बचेगा माइनस, नीचे वाला डिफरेंशिएट किया आपने तो कितना बनेगा, ये 4r प्लस 300 इज इक्वल टू 0 कर देते हैं। तो यहां से क्या बन रहा है, एक मल्टीप्लाई r हो रहा है ना आपके पास, यहां पे एक r हो रहा है, तो यह टर्म कितनी बन गई 2r स्क्वायर प्लस 300r पर 10 to the power माइनस 4r स्क्वायर प्लस 300r इज इक्वल टू 0। कुछ कट रहा है क्या, यहाँ पे माइनस आएगा, सॉरी ये माइनस 300, तो ये इससे साफ हो गया तेरे पास। तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आ जाएगी 2r स्क्वायर इज इक्वल 10 to the power 4, तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100 बाय √2, तो कितना बन जाएगा 50√2। थोड़ा सा लेंथी था सवाल, पर आप इसको इजीली कर सकते थे, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, पर सवाल में वैसा कुछ नहीं, गहरा कंसेप्ट है, आपको कैलकुलेशन थोड़ी सी फास्ट करनी है। तो इस हिसाब से 3 ऑप्शन सही हो गए, ऑप्शन ए, सी एंड डी। 6 प्रॉब्लम में आपसे क्या बोल रहा है कि यहाँ पे एक ब्लॉक था B, इसको x नोट दबा के आपने छोड़ दिया, तो आफ्टर द स्प्रिंग अटेन्स, बता आपको कुछ सवाल बोले कब, जब ये वापस अपनी नेचुरल लेंथ अटेन कर देगा, तो उस टाइम तक क्या होगा, जब तक आपने इसे यहाँ पे कॉम्प्रेस करके छोड़ा, उसके बाद में जैसे आगे बढ़ रहा तब तक ये स्प्रिंग नहीं, ये मेरी बात वापस सुनिए एक बार, आपने इसे यहाँ पे कंप्रेस किया तो ये इस वाले ब्लॉक पे इधर फोर्स लगा रहा होगा, इस पे इधर लगा रहा होगा, फिर ये वापस अपनी नेचुरल पोजीशन पे आएगा, उससे आगे जाएगा तब ये स्प्रिंग इस पे इधर लगा रहा होगा, इस पे इधर लगा रहा होगा, मतलब ये ब्लॉक तभी यहाँ से कॉन्टैक्ट छोड़ेगा जब ये नेचुरल पोजीशन से आगे चला जाएगा। जब ये पार्टिकल यहाँ से लेके ऐसे घूम के यहाँ तक पहुंचेगा तब तक ये ब्लॉक ए इससे कॉन्टैक्ट छोड़ेगा नहीं। क्लियर? अब हम इसे करते हैं। सबसे पहला पूछा गया कि जब ये अपनी नेचुरल लेंथ वापस अटेन कर रहा है बी, उस टाइम पे सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी होगी, देखिए हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, ये आपके पास में क्या था, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी किसमें चली गई, पूरी ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी में, बिकॉज तब तक ये ब्लॉक तो चला ही नहीं। ये आ गया आपके वेलोसिटी कितना आ गया आपके पास k बाय एम एक्स नॉट, ये वेलोसिटी आ गई √k बाय एम एक्स नॉट। अब ये इस ब्लॉक की वेलोसिटी है, मुझसे किसकी पूछेगी, सेंटर ऑफ मास की, तो क्या लिखूंगा m1v1 प्लस m2v2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, इसकी कुछ वेलोसिटी है ही नहीं, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी आएगी आपके पास, vcm कितना आएगा आपके पास, vcm बन जाएगा √k बाय एम एक्स नॉट m डिवाइड बाय 2। क्लियर? तो इस हिसाब से आप देखेंगे तो आपके पास ऑप्शन ए मैच कर जाएगा। सेकंड फिर से क्या बोला, मैक्सिमम इलोंगेशन इन द स्प्रिंग ड्यूरिंग द सब्सिक्वेंट मोशन, तो मैक्सिमम इलोंगेशन कैसे निकालते हैं, हाफ m रेड्यूस्ड इनटू में v रेटिव का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ k x मैक्स का स्क्वायर। यही होता है तरीका आपके पास में मैक्सिमम सेपरेशन निकालने का। तो हाफ रेड्यूस्ड मास कितना आएगा, m1 m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, कितना है तेरे पास m/2। v रिलेटिव कितना आ रहा है, v रिलेटिव तेरे पास कितनी वेलोसिटी थी, ये है ना, उसकी वेलोसिटी तो है ही नहीं, इसकी जो वेलोसिटी है वो v रिलेटिव है आपके पास, कितना है km बाय x नॉट का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ k x मैक्स का होल स्क्वायर। इज इट क्लियर? यहां से हाफ साफ हो गया, ये k से k साफ हो गया, m से m साफ हो गया, तो x मैक्सिमम कितना है तेरे पास, इसे x नॉट बाय √2। ठीक है, सेकंड ऑप्शन भी सही हो गया। मैक्सिमम इलोंगेशन, फिर डी ऑप्शन आपसे बोला गया मैक्सिमम स्पीड ऑफ ए ड्यूरिंग द सब्सिक्वेंट मोशन विल बी। इस वाले की मैक्सिमम स्पीड पूछा गया, तो जब ये न्यूट्रल जैसे ही नेचुरल लेंथ से आगे निकल रहा हो तो ये कैसे सेटअप बन रहा हो, यहाँ पे m, यहाँ पे m, इसकी वेलोसिटी कुछ v नॉट, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी आएगी आपके पास, सेंटर ऑफ मास की आ जाएगी v नॉट बाय 2। तो मैं सेंटर ऑफ मास फ्रेम में ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में इसकी वेलोसिटी कितनी दिखाई देगी, इधर v नॉट बाय 2, बिकॉज पहले इधर v नॉट थी, सी फ्रेम में ये आएगी। और इसकी वेलोसिटी कैसे ऑब्जर्व होगी आपको सेंटर ऑफ मास फ्रेम में, अगर आप देख रहे हैं तो ये रुका हुआ है ना आपके पास में, इसकी पहले कैसे थी, ये ऐसे v नॉट था। ठीक है, अगर आप सेंटर ऑफ मास फ्रेम में देखेंगे तो इसके ऊपर बैठे आप, सेंटर ऑफ मास की v नॉट बाय 2 है, तो उल्टा होकर जुड़ेगी इसमें, तो इसकी आपको इधर दिखाई देगी कितनी, v नॉट बाय 2, और इसकी किधर दिखाई देगी, इधर दिखाई देगी कितनी, v नॉट बाय 2। तो ये ब्लॉक ये अपने आप में अलग ऑसिलेट करेगा, सी फ्रेम में ये अपने आप में अलग ऑसिलेट करेगा। इज इट क्लियर? ठीक है, तो अगर आप देखिए इसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी हो सकती है, जब ये ब्लॉक यहाँ पे गया वापस घूम के ऐसे यहाँ पे आएगा, तब आपको सेंटर ऑफ मास फ्रेम में इसकी स्पीड इधर v नॉट बाय 2 दिखाई देगी।
सेंटर ऑफ मास फ्रेम में। अगर आप ग्राउंड फ्रेम में देखेंगे तो क्या होगा, इसे नीचे उतरेंगे तो इसकी एसिड इसमें जुड़ जाएगी, तो ग्राउंड फ्रेम में कितनी दिखाई देगी आपको, V0। मैक्सिमम तभी दिखाई दे सकती है जब ये ब्लॉक इस तरफ ऐसे आ रहा होगा, क्योंकि अगर इधर जा रहा होगा, अब आप नीचे उतरेंगे तो ये वेलोसिटी इसमें इस डायरेक्शन में जुड़ेगी, तो नेट स्पीड घट जाएगी। जब ये ब्लॉक इधर आ रहा है तो इस डायरेक्शन की जो मैक्सिमम स्पीड है उस टाइम पे आप इसे नीचे उतर जाइए, तो ये वाली वेलोसिटी भी जुड़ जाएगी, नेट दोनों सम हो जाएगा। तो इस डायरेक्शन में जो मैक्सिमम स्पीड हो सकती है वो इसकी हो सकती है V0/2। आप इसे नीचे उतर जाइए, V0/2 इसमें ऐड हो गया, नेट कितना बन जाएगा आपके पास, V0। तो अगर मैक्सिमम स्पीड ऑफ ब्लॉक ए कितना आएगा आपके पास, V0 आएगा, और V0 की वैल्यू आपको पता है, वो ऑप्शन में गिवन है। तो इस हिसाब से इसके 3 ऑप्शन मैच करके ऑप्शन ए, बी एंड डी। प्रॉब्लम नंबर 27 आपसे बोल रहा है कि आपके पास एक मास है m, एक है 2m और प्लैंक का मास है आपके पास 3m। आपको ये बोला गया कि जो m मास है ना वो मूव कर रहा है रिलेटिव एक्सेलरेशन a से विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक। ये इधर मूव कर रहा है a, पर किसके रिस्पेक्ट में, इस प्लैंक के रिस्पेक्ट में। हम मान लेते हैं प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है कितना, a', तो प्लैंक का जो एक्सेलरेशन है इस तरफ वो कितना है आपके पास, a'। तो ग्राउंड फ्रेम में जो इस बंदे का एक्सेलरेशन हो जाएगा वो हो जाएगा a - a'। ये क्या हो गया आपके पास, एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इज इट क्लियर? ठीक है। और आपको ये बोला कि 3m और 2m दोनों मतलब अटैच है, मतलब 2m इसके रिस्पेक्ट में चल नहीं रहा, मतलब ये पूरा सिस्टम 3m और 2m का जो सिस्टम है इस तरफ जा रहा है, इससे a' से। तो हमने क्या बोला, इस सिस्टम पे, पूरे सिस्टम में, मतलब सब तीनों बॉडीज को एक साथ लेके अगर हम कंसीडर करेंगे तो इन तीनों पे लगने वाला Fnet 0 है, बिकॉज यहाँ पे सरफेस स्मूथ है, तो आप बोलेंगे Fnet जो है इस पे वो 0 है। अगर Fnet 0 है तो ग्राउंड फ्रेम जो नेट एक्स फोर्स होना चाहिए इसके ऊपर वो 0 ही है आपके पास, तो m इंटू में a को 0 कर देते हैं, तो मेरे पास इसका जो एक्सप्रेशन हुआ ma - a' इज इक्वल टू, दैट शुड बी इज इक्वल टू 5m इंटू में a'। इज इट क्लियर? तो हमने लिखा इसे ma इज इक्वल टू 6ma', m से हम साफ करते हैं, a' की वैल्यू तेरे पास आ गई a/6। मतलब इस जो आपके प्लैंक है वो इस तरफ जा रहा होगा a/6 से, तो ये बंदा भी इस तरफ जा रहा होगा a/6 से, और ये आदमी इस तरफ जा रहा होगा किससे, 5a/6 से। सबसे पहले ऑप्शन में बोला गया फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन 2m एंड प्लैंक। अब देखिए इस 2m को जो चला रहा होगा, इस 2m का जो एफपीडी बनाएगा उस पे फ्रिक्शन लग रहा होगा इस तरफ, और कोई फोर्स नहीं है, और इसका एक्सेलरेशन कितना है, इस तरफ है, इसका एक्सेलरेशन कितना, a/6, वो अभी हमने देखा है। तो अब क्या बोलेंगे, f की वैल्यू कितनी हुई, 2m इंटू में a/6, देन इट विल बी, सो दैट इज ma/3। फर्स्ट ऑप्शन मैच कर रहा है। सेकंड ऑप्शन, मैन विल मीट आफ्टर टाइम, कितने टाइम बाद में ये मीट करेंगे वो हमें देखना है। तो अगर मीट करने के लिए देखते हैं तो आप इसके रिस्पेक्ट में देख लीजिए, तो वो इजी रहेगा करना थोड़ा। तो मैंने क्या बोला कि आपके पास a' की वैल्यू आ गई, यहां से आप a की वैल्यू निकाल दीजिए, a की वैल्यू कितनी है, आप सॉरी इसके एक्सेलरेशन में तो a है ही आपके पास, आपको समझ a की टर्म में निकालना है। मुझे ये बोला गया कि ये दोनों आदमी कब मीट करेंगे, तो मैंने बोला इसके रिस्पेक्ट में या फिर इस बंदे के रिस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन कितना है आपके पास, a है, तो डिस्टेंस कितनी है, l इज इक्वल टू हाफ a t², हमने रिलेटिव किया है, इसके रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन a है, तो डिस्टेंस कितना मूव करना है, l इज इक्वल टू हाफ a t², तो यहां से आएगा 2l/a का रूट, ये हो गया टाइम, ये भी मैच कर रहा है, बी ऑप्शन भी मैच कर रहा है। नेट फोर्स ऑन द प्लैंक, नेट फोर्स ऑन द प्लैंक पूछा है, तो नेट फोर्स ऑन द प्लैंक किसके बराबर होगा, Fnet किसके ऊपर, प्लैंक के ऊपर, किसके बराबर होगा, मास इनटू में एक्सेलरेशन ऑफ प्लैंक। और सोल्व कर लेते हैं, मास प्लैंक का कितना है 3m, और एक्सेलरेशन ऑफ प्लैंक कितना है मेरे पास, a' दैट इज a/6, कितना है तेरे पास, ma/2, ये तेरे पास नेट फोर्स ऑफ प्लैंक है, ठीक है। फिर बोला फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन मैन एंड प्लैंक, द फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन मास, द फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन मैन ऑफ मास m एंड प्लैंक, इसके और इसके बीच जो फ्रिक्शन फोर्स है उसकी वैल्यू गिवन है, निकाल देते हैं। इस बंदे का m मास का इस तरफ जो एक्सेलरेशन है आपके पास वो कितना है, 5a/6, तो इस पे Fnet कितना होगा, दैट इज 5ma/6। तो और ये जो Fnet मिल रहा है फ्रिक्शन की वजह से मिल रहा होगा, तो आंसर से 5ma/6 मतलब नहीं है। इसमें 3 ऑप्शन मैच करेंगे, कौन कौन से, a, b एंड c। प्रॉब्लम नंबर 28 आपका पहले देखा हुआ सवाल है, ये पहले भी पूछा जा चुका है एक बार। इससे बड़ा 2 हीटर कोयल है, हमने 2 हीटर कोयल बना देते हैं, एक ये वाला हीटर है, एक ये वाला हीटर है। ये जो पावर दे रहा है वो P1 पावर दे रहा है, ये जो पावर दे रहा है वो P2 पावर दे रहा है। इसको जब आपने इस हीटर को लगाया तो किसी स्पेसिफिक वाटर को बॉईल होने में T1 टाइम लगा, तो ये P1 T1 टाइम में कुछ Q हीट दे रहा है, और ये Q हीट से वो वाटर बॉईल होता है, और इसको कोई T2 टाइम लगा, तो ये इसकी भी हीट बराबर होगी, बिकॉज सेम अमाउंट ऑफ वाटर को अगर आपको कुछ भी हीट अप करना है तो इक्वल अमाउंट ऑफ हीट चाहिए, तो
तो इसको T1 टाइम लगा, इसको Q टाइम लगा, दोनों की हीट बराबर होनी चाहिए, मैंने कर दिया। फिर उसमें पहला ऑप्शन क्या बोला गया, इफ दे बोथ आर कनेक्टेड टू द मेंस इन द सीरीज। अगर आप दोनों को, ये ऑप्शन की तरफ देखते हैं, दोनों को हम सीरीज में कनेक्ट कर दें, दोनों हीटर को। अब आपसे पूछा गया बताइए कितने टाइम के अंदर ये वाटर को इवेपोरेट करेंगे। तो मैंने बोला यार इससे पावर जो जनरेट हो रहा है वो हम देख लेते हैं। तो मैंने क्या बोला कि इससे जो पावर हो रहा होगा वो होगा v²/r²। इसको R1 बोलते हैं, इसको R2। R1 की वैल्यू कितनी हुई, v²/P1, और यहाँ पे कितना है तेरे पास, v²/P2। बिकॉज लगाया तो इनको इंडिविजुअली सेम वोल्टेज में होगा ना, पावर गिवन सेम वोल्टेज पे गिवन होगी आपको। तो v²/R1 तो v²/P1 प्लस v²/P2 आपने ऐसे मेंशन कर दिया। इतना आपको पावर मिल रहा है, कितने टाइम तक मिले, t टाइम तक मिले, तो कितनी हीट जनरेट हो जाए आपके पास में, कुछ q हीट जनरेट हो जाए, ऐसा हमने यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, ये v² साफ हो जा रहा है, और यहाँ पे जो एक्सप्रेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है आपके पास, दिस विल बी P1 P2 डिवाइड बाय P1 प्लस P2 मल्टीप्लाई T इज इक्वल टू Q। अब P1 P2 की वैल्यू पुट कर देते हैं T की टर्म में, कितना है आपके पास, Q/T1 मल्टीप्लाई Q/T2 डिवाइड बाय Q/T1 प्लस Q/T2 इज मल्टीप्लाई T इज इक्वल टू Q। तो ये पूरा साफ हो गया आपके पास। तो ये जो T की वैल्यू आ रही है आपके पास वो कितनी आएगी यहां से, दिस विल बी T1 प्लस, एक मिनट चेक कर लेंगे ये वैल्यू कितनी आ रही है। ये वाली वैल्यू आ रही है आपके पास, ऊपर आ गया 1/T1 T2, नीचे कितना आ गया T1 प्लस T2, यहाँ पे T1 T2, ये साफ हो जाएगा आपके पास, मल्टीप्लाई T इज इक्वल टू T की वैल्यू आ रही है T1 प्लस T2, मतलब T1 प्लस T2 टाइम रहेगा अगर आप इसे सीरीज में कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये ऑप्शन सही हो गया। फिर अगर आप पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तब क्या होगा वो देख लेते हैं। अगर आपने इसको पैरेलल में लगाया, ये दोनों बैटरीज, आप दोनों बल्ब, सॉरी जो दोनों हीटर थे उनको आपने पैरेलल में लगा दिया, तो अब कितनी पावर मिल रही है, एक इंस्टेंट पे P1 प्लस P2 एक साथ मिल रही होगी, मल्टीप्लाई T किसके बराबर होना चाहिए, Q के। P1 की वैल्यू पुट कर देते हैं Q/T1 प्लस Q/T2 मल्टीप्लाई T इज इक्वल टू Q। ये साफ हो गया, T की वैल्यू कितनी है, T1 T2 डिवाइड बाय T1 प्लस T2। तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी करेक्ट है। तो आपके पास ये सवाल है 29, बढ़िया सवाल है। इसे बोला कि ये डिस्क का मास है रेडियस था स्लीपिंग नहीं है रस्सी के बीच में, और यहाँ पे ऐसे एक m मास का पार्टिकल था, वो u स्पीड से आ रहा था और आने के बाद में इससे स्टिक हो जाता है, ये आपसे बोला गया है। अब कुछ बातें पूछिए वो थोड़ा देखते हैं। अब इससे हम प्रोसीड कैसे करें, सबसे बढ़िया तो ये मेथड है कि आप एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर रहे हैं। एंगुलर मोमेंटम कब कंजर्व करते हैं, जब किसी पॉइंट के वो टाउ जीरो होता है तो आप उसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। तो हम बोलते थे कि इस वाले पॉइंट के अबाउट आप एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं, इसके अबाउट भी आप कर सकते हैं, क्लियर। अब दोनों पॉइंट्स के अबाउट आप एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। क्यों ऐसा है, बिकॉज इसका जो टेंशन है वो तो इंटरनल बन गया, इसके नीचे इसके ऊपर, तो टेंशन ऑफ आउट जीरो हो जाएगा, यहाँ पे टेंशन आउट जीरो हो जाएगा। और इस इंस्टेंटली जब स्टिक हो रहा है वो बहुत छोटे से इंस्टेंट के लिए उस टाइम पे नॉन इंपल्सिव फोर्स को नेगलेक्ट किया जा सकता है। यहाँ पे जो mgr थे वो वैसे कैंसिल हो जा रहे हैं आपके पास में, पर आप उसे नेगलेक्ट भी कर सकते थे, बिकॉज हम जब आप इंपल्सिव फोर्स की बात करते हैं नॉन इंपल्सिव फोर्स को आप छोड़ सकते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम लिख रहे हैं, जैसे इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना था MUR, ये आ रहा था, तो ठीक है। फाइनल एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, ये मान लो ये सेटअप मूव कर रहा है B से, ये इधर ऊपर मूव कर रहा है B से, इसका तो आ गया 2MPR, इसका तो ये तो इन दोनों का, इसका एंगुलर मोमेंटम आपने लिख दिया, इसका लिखते हैं तो इसका MPR आएगा, दोनों डायरेक्शन सेम है ना, R क्रॉस P। फिर आप इसका लिखिए, जिसका क्या लेंगे आप I इनटू में ओमेगा, तो I की वैल्यू कितनी mr²/2 और ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी V/R। ये ऐसे साफ हो गया आपके पास। तो यहाँ से आप पहले वेलोसिटी निकाल लेते हैं, वेलोसिटी कितनी आ रही है इसकी, तो ये तो बना 3 और ये बना हाफ, तो आपके पास में टोटल कितना बन जाएगा, 9/2 MPR, क्लियर। 7/2 MPR। और ये कितना आएगा आपके पास MUR, M से M साफ हो गया, R से R साफ हो गया, तो V की वैल्यू कितनी आ गई 2U/7 आपके पास वेलोसिटी आ गई इस सिस्टम की। अब देखते हैं क्या हो रहा है, इंपल्स ऑफ टेंशन ऑन ब्लॉक ए। तो ब्लॉक ए की जो पहले, सबसे पहले हम बी पे पूछा है, तो पहले ए पे निकाल लेते हैं, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है। तो अगर आप देखेंगे इस पे कितना इंपल्स आ रहा है, तो इसका इनिशियल मोमेंटम 0 था, फाइनल मोमेंटम कितना हो गया 2MU/7। हाँ ये बात सही है, इंपल्स इतना ही है। तो हमने बोला इंपल्स ऑन ब्लॉक ए तो चेंजिंग मोमेंटम के बराबर होगा आपके पास, तो चेंजिंग मोमेंटम कितना होगा, चेंजिंग मोमेंटम हुआ 2MU/7।
सही होगा बी ऑप्शन। ए ऑप्शन में क्या बोल रही है, तो बी है, सही होगा। ए ऑप्शन में क्या पूछ रहा है, इंपल्स ऑफ टेंशन ऑन ब्लॉक ए। ब्लॉक ए पे अगर आप बात करेंगे, हाँ सॉरी ब्लॉक बी, अगर आप ब्लॉक बी की बात करें तो ब्लॉक बी के बारे में कैसे निकाले यार, तो आप क्या बोलेंगे, ये जो सेटअप था पूरा, इन दोनों सिस्टम मान लो, इनका पहले इनिशियल मोमेंटम कितना था, mv था, और फाइनल कितना हो गया आपके पास, फाइनल जो मोमेंटम हुआ वो 2m मास है, नीचे रखे से 2u/7 से कितना हो गया 4mu/7, जिसका चेंज इन मतलब चेंज इन इनिशियल मोमेंटम कितना है आपके पास 3mu/7। तो ये किसने चेंज किया, टेंशन ने चेंज किया। तो टेंशन का जो इंपल्स लग रहा होगा कौन सा है, ब्लॉक पे, ब्लॉक बी पे, तो जीबी की वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई आपके पास 3mu/7। फिर नेक्स्ट चलते हैं, द इंपल्स ऑफ नॉर्मल बिटवीन द पुली एंड स्ट्रिंग पासिस ओवर द पुली। इंपल्स ऑफ द नॉर्मल बिटवीन द पुली एंड द स्ट्रिंग पासिस ओवर द पुली, मतलब इस सेटअप की बात कर रहा है ये पूरे की, कि भाई इस पूरे सेटअप के ऊपर कितना लग रहा है, ऐसे बोला इंपल्स ऑफ द नॉर्मल बिटवीन पुली एंड स्ट्रिंग पासिस ओवर द पुली, मतलब ये इस सेटअप पे कितना इंपल्स लग रहा है। तो आप क्या बोलेंगे, इस सेटअप का जो मोमेंटम में चेंज आ रहा होगा वो सारा इसी पे इंपल्स की वजह से आ रहा होगा। तो इनिशियल मोमेंटम कितना था आपके पास, इनिशियल था mu, फाइनल कितना बचा आपके पास में, तो फाइनल के लिए आप क्या लिखेंगे, फाइनल मोमेंटम के लिए ये 2mv नीचे है, ये ऊपर है, नेक्स्ट कितना है mv आ जाएगा आपके पास में। तो इसकी वैल्यू कितनी बचेगी, दिस विल बी आफ्टर सॉल्विंग mu और mv की वैल्यू कितनी है आपके पास, v की वैल्यू 2u/7, तो कितना आ जाएगा आपके पास 5mu/7। तो cb करेक्ट हो गया। फिर पूछा गया द इंपल्स ऑफ फोर्स ड्यू टू क्रैम्प ऑन द पुली, तो यार जितना ये रस्सी इसको नीचे से खींच रही है, क्रैम्प भी उतने से ऊपर खींच रहा होगा, तो उसका इंपल्स भी 5mu/7 ही आएगा। तो इसके ए बी सी डी चारों ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो गया। रोल नंबर 30 आपके पास में 30 सिंपल सवाल है, तो थोड़ा सा आपको टाइम टेकिंग हो सकता है। आपने डायग्राम बना लिया चारों केस के, ये तो पहले वाले केस का डायग्राम है, ये दूसरे वाले केस का है, ये तीसरे वाले का है और ये चौथे वाले का है। तो पहले वाले केस में देखिए इसमें जो करंट है वो रेजिस्टेंस के हिसाब से डिवाइड हो जाएगा, तो ऊपर वाले में 3i/4, इसमें i/4। तो इस सर्कुलर जो सॉरी एक स्क्वायर स्ट्रक्चर है उसकी वजह सेंटर में 0 आएगा, स्क्वायर स्ट्रक्चर की वजह से 0 आएगा, बिकॉज़ 3i/4 की यहां से आया, तो ये i/4 की वजह से आएगा, i/4 तीनों जुड़ेगा तो इसके बराबर ही आ जाएगा। पर मतलब इस स्क्वायर रूट के से 0 हो गया, पर इसकी वजह से कुछ ना कुछ बच जाएगा ना आपके पास में। तो यही तो पूछा आपके पास कि एक कंडक्टिंग स्क्वायर रूट है, जिस मटेरियल से बना है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है और इसी में मैग्नेटिक फील्ड, मतलब आपसे नेट मैग्नेटिक फील्ड पूछ लिया गया। अगर स्क्वायर की वजह से पूछा 0 होता, पर इसकी वजह से कुछ यहाँ पे रह जाएगा, तो यहाँ पे जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो 0 नहीं होगा। ये पहला ऑप्शन था आपके पास। अगर आप चेक करेंगे सेकंड ऑप्शन के अंदर, तो ये वाला आपके पास सेकंड ऑप्शन है बी वाला पार्ट। इसके अंदर आप देखिए इन स्क्वायर की वजह से अगेन यहाँ पे 0 हो जाएगा और इन दोनों की वजह से भी 0 हो जाएगा, तो इस वजह से यहाँ पे जो b की वैल्यू है वो 0 है। आप इजीली डायरेक्शन चेक कर सकते हैं, इस वाली वायर की वजह से बाहर की तरफ, इस वाली वायर की वजह से अंदर की तरफ कैंसिल आउट हो गए, और ये तो आपके पास कैंसिल आउट हो ही रहा है। अगर आप इस वाले केस में चलेंगे अगेन, तो इन दोनों वायर्स की वजह से 0, बिकॉज इस लाइन पे लाई कर गया, और इसकी वजह से कुछ किस तरफ अंदर की तरफ, इसकी वजह से बाहर की तरफ नेट 0, तो यहाँ पे भी b 0 हो रहा है। क्लियर? डी ऑप्शन में अगर आप चेक करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसकी वजह से इसकी वजह से 0, इस वाले वायर और इस वाली वायर की वजह से, बिकॉज यहाँ सेंटर से इक्वी डिस्टेंस है, यहाँ से भी जितनी डिस्टेंस है उतनी डिस्टेंस इसकी है, ये जितनी है आपके पास में ये a/2 माइनस a/4 हो जाएगी आपके पास। क्लियर? और सिमिलरली मतलब ये दोनों डिस्टेंस बराबर है, तो इन दोनों सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से 0 और इसकी वजह से 0 तो हो ही रहा है आपके पास, तो इसमें भी b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। इस हिसाब से आपके इसके अंदर तीन ऑप्शन सही हो जाएंगे, ऑप्शन बी, सी एंड डी। तो आपके पास 31 प्रॉब्लम में ऐसे बोल रहा है कि इनिशियली ये स्विच S3 बंद था और स्विच स्टेट को हमने अचीव कर लिया। अगर आपने स्विच को अचीव कर लिया होगा ना, तो यहाँ से जो आपके करंट जा रहा होगा वो जा रहा होगा 1/10 एम्पीयर स्टेडी स्टेट में, बिकॉज ये कोई रेजिस्टेंस शो नहीं करेगा, ये शॉर्ट हो जाएगा, तो इससे करंट कितना जाएगा 10/100, तो 1/10 एम्पीयर। और इस पे जो चार्ज हो रहा होगा आपके पास वो कितना आ जाएगा +10 माइक्रोकूलम चार्ज यहाँ पे आ गया। फिर आपने क्या किया, इस स्विच को ओपन कर दिया, पहले क्लोज था, आपने इसको ओपन कर दिया और इन दोनों को क्लोज कर दिया। अगर आपने इन दोनों क्लोज कर दिया मतलब रेजिस्टेंस की कोई अहमियत नहीं रही। अब ये सवाल एलसी ऑसिलेशन का बन गया आपके पास, ये एलसी ऑसिलेशन का सवाल है। इस पे जो चार्ज है वो कितना है 10 माइक्रोकूलम, और जो करंट फ्लो कर रहा है सर्किट से वो कितना है 1/10। ये t = 0 इंस्टेंट की बात है। सबसे पहले एक चीज ये पूछी कि बताइए इस इंडक्टर से अब ऐसे ऑसिलेशन चलेगा, तो ऐसे ऑसिलेशन में एनर्जी का लॉस होता नहीं है। सबसे पहले ये पूछा कि आप ये बताइए कि इस
अब जो आगे को जब टाइम आएगा उस टाइम में क्या होगा, मतलब कभी करंट बढ़ेगा, चार्ज बढ़ेगा, इस तरह की चीजें होगी। तो इसमें मैक्सिमम करंट कितना संभव है ये हमसे पूछा गया। तो मैक्सिमम करंट के लिए हम क्या करते हैं, तो अभी जो एनर्जी स्टोर है वो सारी एक टाइम पे पूरी इंडक्टर के पास चली जाए, उस केस में करंट मैक्सिमम हो जाएगा। तो कितनी एनर्जी है, क्यू स्क्वायर बाय 2c, c की वैल्यू कितनी है प्लस 1 माइक्रोफैराड, फाइन। तो यह की वैल्यू प्लस, अच्छा यहाँ से हाफ l की वैल्यू कितनी है 10 मिली हेनरी, 10 बाय 1000, और I स्क्वायर की जगह 1 बाय 100, और ये किसके बराबर आ जाएगा, हाफ l की वैल्यू 10 बाय 1000 इनटू में I मैक्स का होल स्क्वायर। हम क्या कर रहे हैं, जो इनिशियल एनर्जी कैपेसिटर और इंडक्टर के पास थी साइड से किसको दे दी हमने, इंडक्टर को दे दी। आइए इसे प्रोसीड करते हैं, हाफ 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 साफ हो गया, ठीक है। अच्छा यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो माइक्रोफैराड से ये साफ हो जाएगा, तो आपके पास यहाँ पे 100 बचेगा। एक्चुअली जो काटेंगे काटे बाद कितना बचेगा, 100 माइक्रोकूलम बच जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 100 माइक्रोकूलम का मतलब कितना हो गया आपके पास, डिवाइड बाय 10 टू द पावर 4, यहाँ पे आ गया 1 बाय डिवाइड बाय 10 टू द पावर 4। अच्छा अब देखते क्या क्या कर रहा है, ये 3 0 ये 3 0 और यहाँ पे 3 0, यहाँ पे सिर्फ 10 बचा आपके पास, तो यहाँ पे भी 10 बचा, तो टोटल ये वैल्यू कितनी है 1 बाय 5, 1 बाय 5 इज इक्वल टू 10 I मैक्स का होल स्क्वायर। तो आई मैक्स कितना आ गया मेरे पास, 1 बाय रूट 50, ऐसी कुछ वैल्यू है क्या मेरे पास, हाँ लिखा हुआ 1 बाय, इसको 5 रूट लिखा जा सकता है ना, तो ये आई मैक्स आ गया, एक ऑप्शन हो गया। फिर ये बोला कि चार्ज की थोड़ी इक्वेशन बता दो, चार्ज की इक्वेशन। तो चार्ज की इक्वेशन हम कैसे बताएं, चार्ज की इक्वेशन की बताने के सबसे पहले एम्पलीट्यूड निकालते हैं चार्ज का, कितना होगा। तो मैंने बोला ये जो पूरी एनर्जी है आपके पास में वो कितनी है, 1 बाय 5 है ना, सॉरी ये पूरी एनर्जी पहले लिख लेते हैं। ये वाली एनर्जी अगर किसके बराबर होगी, जो टोटल एनर्जी थी वो किसके बराबर होगी, क्यू मैक्स बाय 2c के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ से आपको क्यू मैक्स मिल जाएगा, इसकी वैल्यू निकालते हैं। ये तो अभी हमें क्या लिखना है, हमें इस चार्ज की इक्वेशन लिखनी है। सबसे पहले हमें मैक्सिमम चार्ज निकालना पड़ेगा जो इस कैपेसिटर पे आएगा। तो हम कैसे निकालेंगे, ये मैक्सिमम एनर्जी थी वो सारी इंडक्टर में चली गई, इतना ही आपके पास में कैपेसिटर में जाएगी, तब क्यू मैक्स आएगा। तो मैंने बोला मैक्सिमम टोटल एनर्जी कितनी थी, इसमें हाफ L की वैल्यू कितनी है 10 बाय 1000 इनटू में I स्क्वायर, तो कितना बना गया 1 बाय 50, ये किसके बराबर हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बाय 2c, c की वैल्यू कितनी है माइक्रोफैराड, 1 माइक्रोफैराड, ठीक है। अब इसको देखते हैं, यहाँ पे साफ हो गया आपके पास, ओके, एंड दिस वैल्यू इज एक 10 से ये 10 साफ हो गया, तो ऊपर आ रहा है आपके पास क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे 10 टू पावर -6 था, तो ये ऊपर चला गया 10 टू पावर -6 डिवाइड बाय 5000, ऐसी वैल्यू आ रही है आपके पास, ठीक। तो यहां से जो क्यू आया वो कितना आया आपके पास, इस क्यू को आप लिख सकते हैं 10 टू दी पावर, दिस विल बी 2 इंटू में 10 टू पावर -10 लिखा जा सकता है इसको, 2 इंटू में 10 टू पावर -10। तो आपके पास अगर आप देखेंगे तो यहाँ से क्यू कितना देगा, √2 इंटू में 10 टू पावर -5 कूलम। तो इसको इस फॉर्म में ना लिख के 10√2 लिखा होगा ऑप्शन में, इसको 10√2 कूलम भी लिखा जा सकता है। अब एम्पलीट्यूड पता लग गया, ओमेगा आपको पता है, ओमेगा कितना होगा 1 बाय √LC, और उसकी वैल्यू कितनी आ रही है आपका 10 टू द पावर 4, ओमेगा 10 टू द पावर 4। तो आपका इक्वेशन क्या बनेगी, Q इज इक्वल टू A sin ओमेगा t प्लस 5। तो आप A की वैल्यू आप यहाँ से पुट कर देंगे, ओमेगा की वैल्यू वो पता है आपको, और 5 की वैल्यू क्या है, t इज इक्वल टू 0 पे चार्ज कितना होना चाहिए 10 माइक्रोकूलम। अगर आप पुट करेंगे तो आपके पास का A ऑप्शन आपके पास मैच कर जाएगा। तो इस तरह से दो ऑप्शन सही हो गए, इसके ऑप्शन A एंड ऑप्शन D। और नंबर 32 आपसे बोल रहा है कि एक सैटेलाइट है और उसका मास कुछ m है, यहाँ पे एक सैटेलाइट का ऑर्बिट बना दिया, ये इसका मास कुछ m है, यहाँ पे अर्थ मान दिया, अर्थ से कुछ 2r रेडियस, कोई एक प्लेनेट है उसे कुछ 2r रेडियस पे है, ऐसे कुछ बोला गया आपको, ठीक है। अर्थ है, ये अर्थ के बारे में बात हुई, ठीक है। फिर इसने क्या बोला, इसके अंदर इंटरनल एक्सप्लोजन हुआ, इसके अंदर सैटेलाइट के अंदर, तो दो पार्ट में ब्रेक हो गया, एक पार्ट तो रुक जाता है, दूसरा पार्ट वेलोसिटी से मूव करता है। तो मैंने क्या बोला, इसकी जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी, इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी वो कितनी है, √gm/2r, किसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी, सैटेलाइट की। तो अगर आप देखेंगे जस्ट बिफोर कोलिजन जो मोमेंटम है वो इतना है, और कोलिजन करने के बाद में वो कितना आएगा आपके पास, दिस विल बी m/2 और इनटू में v डैश, बिकॉज़ एक तो रुक गया, सिर्फ एक ही पार्टिकल बचा आपके पास, तो ये वाली वेलोसिटी आ गई, तो v डैश की वैल्यू भी ट्वाइस ऑफ √gm/2r। आइए देखते क्या क्या पूछा है। पहला ऑप्शन पूछा है द इंक्रीज इन मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो यदि पोटेंशियल एनर्जी जो दोनों पार्टिकल थे वो वहीं पे उसी ऑर्बिट में जस्ट अभी ब्रेक हुए हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी का चेंज देख लेते हैं। जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी वो थी ½ mv² माइनस ये इनिशियल थी, फाइनल कितनी है ½ m/2, और v डैश की वैल्यू कितनी है 4 gm/2r। तो यहां से 2 से 2 साफ हो गया, ये साफ हो गया आपके पास।
तो कितनी बन गई आपके पास इसकी वैल्यू, दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर। फाइन, इसकी वैल्यू यहाँ पे है जी एम एम बाई 4r था यहाँ पे आपके पास, और ये कितना बचा जी एम एम बाई 2r। तो जो इनिशियल माइनस फाइनल का जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है जी एम एम बाई 4r, मतलब इतनी काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई आपके पास। तो इसको आप लिख सकते हैं क्या, इसे हम लिख देते हैं स्मॉल जी की टर्म में बात हुई तो जी एम बाई आर स्क्वायर, ऊपर आर कर देते हैं ताकि कितना आ जाएगा ये एम जी आर बाई 4। सही बात, ये ऑप्शन मैच कर गया। दूसरे में बोला गया इंक्रीज इन एनर्जी 3 mg by r, तो मैच नहीं कर रहा। सी ऑप्शन, वन ऑफ द पार्ट ऑफ सैटेलाइट व्हिच इज मूविंग आफ्टर एक्सप्लोजन इज गोइंग टू एस्केप। तो मैं देखता हूं इस ऑर्बिट में एस्केप करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए थी, तो इस ऑर्बिट की जो टोटल एनर्जी थी वो इतनी थी gmm by 4r इज इक्वल टू हाफ एम वी एस्केप का स्क्वायर कर देते हैं आपके पास, ठीक है। यही आइडिया आपका एस्केप वेलोसिटी, इस ऑर्बिट की जो टोटल एनर्जी थी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 0 कर देते हैं, तो आपके पास में एस्केप वेलोसिटी मिल जाएगी। तो हमने क्या किया, नहीं इसे ऐसे नहीं करते, इसे एक और तरीके ऐसे करते हैं कि इस वाले ऑर्बिट की जो आपके एस्केप वेलोसिटी है वो कैसे निकालेंगे। तो मैंने बोला इसमें जो टोटल एनर्जी होनी चाहिए वो 0 होनी चाहिए, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है आपके पास gmm by r, कोई भी मास के लिए उसका कुछ मास का नाम m डैश है, प्लस हाफ m डैश इनटू में v स्क्वायर, इसकी रेडियस 2 है तो 2r कर दिया, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे m डैश से m डैश साफ हो गया आपके पास में, तो v की वैल्यू कितनी है तेरे पास gm by 4r, इतनी वेलोसिटी चाहिए आपको एस्केप करवाने के लिए। ऐसा ही है ना आपके पास, एक बार थोड़ा चेक करना है क्या, नहीं ये 2 से 2 कैंसिल होगा सॉरी, तो यहाँ पे इतनी वेलोसिटी चाहिए आपको एस्केप करवाने के लिए। पर आपके पास जो वेलोसिटी है वो कितनी है, वेलोसिटी आपके पास वेलोसिटी है जो v डैश आ रहा है वो इतना आ रहा है, तो एस्केप वेलोसिटी ज्यादा है ना, ये जो एक्चुअल वेलोसिटी है v डैश वो √2 gm by r, तो मतलब जो वेलोसिटी वो एस्केप से ज्यादा आ रही है, मतलब वो एस्केप कर जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन सी सही हो गया। बी में क्या पूछ रहा है, वन पार्ट ऑफ द सैटेलाइट व्हिच इज स्टेशनरी आफ्टर एक्सप्लोजन इज गोइंग टू कोलाइड द अर्थ सरफेस विद अ वेलोसिटी डबल द ऑर्बिटल वेलोसिटी इन द ओरिजिनल ऑर्बिट। चेक कर लेते हैं, जब ऊपर से वो जो पार्टिकल रेस्ट पे था वो नीचे गिरेगा तो उसकी इनिशियल पोटेंशियल थी -gmm by 2r, ठीक है, प्लस काइनेटिक एनर्जी थी 0, जब वो कोलाइड कर रहा होगा तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी इतनी, प्लस हाफ m v स्क्वायर, तो यहाँ पे है gmm by 2r इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर, इस हाफ वेलोसिटी कितनी है √gm by r, इतनी वेलोसिटी है आपके पास में। तो ये वेलोसिटी आपके पास में इसके बराबर नहीं है बिकॉज़ ऑर्बिटल वेलोसिटी कुछ और थी, इस वजह से दो ही ऑप्शन सही हुए, कौन कौन से, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी। क्लियर। प्रॉब्लम नंबर 33 आपसे बोल रहा है कि द एंड्स ऑफ अ लॉन्ग होमोजेनियस बार आर मेंटेन एट डिफरेंट टेंपरेचर एंड देयर इज नो लॉस ऑफ हीट फ्रॉम द साइड्स ऑफ द बार ड्यू टू कंडक्शन एंड रेडिएशन। ग्राफ गिवन है आपको टेंपरेचर वर्सेस डिस्टेंस का, तो यहाँ पे हमने ग्राफ देख लिया, ग्राफ कुछ इस तरीके का है, ये टेम्परेचर बता रहा है आपको, इस तरफ क्या बता रहा है, डिस्टेंस ऑफ रोड फ्रॉम हॉट एंड, ये आपको बता रहा है। क्लियर। तो आपके पास आप क्या लिखेंगे, ठीक है, एक बात समझ में आ रहा है कि जो आपके पास टेम्परेचर ग्रेडियंट है वो क्या होता है, वो ये तो होता है जैसे मान लीजिए आपके पास में d थीटा बाय dx का टेम्परेचर ग्रेडियंट बोलते हैं, और अगर आप इस वाले में देखेंगे तो ये डिस्टेंस को शो कर रहा है, d थीटा बाय dx का स्लोप कांस्टेंट तो नहीं है, ये तो वेरी कर रहा है, तो मैं टेम्परेचर ग्रेडियंट इज नॉट कांस्टेंट, ए ऑप्शन सही होगा। फिर बोला था बार हैज यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया, अगर ऐसा होता तो टेम्परेचर ग्रेडियंट कांस्टेंट होता, तो बी ऑप्शन सही नहीं है। अब ये देखते हैं कि एरिया बढ़ रहा है घट रहा है, तो आई तो कांस्टेंट होगा आपके पास में, करंट तो कांस्टेंट है आपके पास में, तो आई क्या लिखा जा सकता है, टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइड बाय L बाय K, ऐसे लिखा जा सकता है। तो आपको पूरा d थीटा बाय dx यहाँ पे लिख लिया, तो d थीटा बाय dx किसके कैसा आ रहा है, I बाय K। तो अगर आपको समझ में आ रहा है जैसे जैसे आप आगे जा रहे हैं, जैसे जैसे आप हॉट एंड से दूर जा रहे हैं, वैसे इसका स्लोप बढ़ रहा है, दिखाई दे रहा है स्लोप बढ़ रहा है, तो अगर स्लोप बढ़ रहा है टर्म बढ़नी चाहिए, तो ये I तो कांस्टेंट है, बिकॉज मान लीजिए कैसा भी एरिया हो, अगर यहाँ से हीट करंट कुछ I आ रहा है तो यहाँ पे हीट करंट I रहेगा, तो I तो कांस्टेंट है, कि मटेरियल की प्रॉपर्टी है वो भी नहीं बदलती, मतलब एरिया क्या हो रहा होगा तेरे पास, डिक्रीज हो रहा होगा। तो हम क्या बोलते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द बार इज डिक्रीजिंग एज द डिस्टेंस फ्रॉम द हॉट एंड इंक्रीज। क्लियर। तो दो ऑप्शन सही हो जाएंगे, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी। 34 आपके पास में थोड़ा डिफिकल्ट सवाल था, कैलकुलेशन भी इसमें थी, और ये थोड़ा सवाल की लैंग्वेज भी थोड़ी नीचे समझती है। सवाल की लैंग्वेज समझाता हूँ पहले क्या था। आपको बोला कि एक वेवलेंथ है, मतलब एक कोई सोर्स है जो ऐसी वेवलेंथ एमिट करता है और टाइम के साथ में वेरी कर रही है उसकी वेवलेंथ। तो ये क्या करते हैं, सोर्स 2 मिनट के लिए चलता है,
फिर वापस बंद हो जाता है कितने मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए, फिर 2 मिनट के लिए चलता है। जब शुरू होता है तो वापस t इक्वल टू 0 से काउंट करना है। तो आपसे कुछ सबसे पहले में तो पूछा गया कि फोटॉन्स निकल रहे हैं उन सब के बारे में ग्राफ बनवाया गया मुझसे, तो मैंने बोला यार ये वर्क फंक्शन पहले मैं चेक करता हूँ कितना लैम्डा मिनिमम रिक्वायर्ड है। आपने कहते लैम्डा मिनिमम, तो लैम्डा मिनिमम कितना आ गया मेरे पास, लैम्डा मिनिमम आ गया 6200 एंगस्ट्रॉम, कितना लैम्डा मिनिमम रिक्वायर्ड है। ये लैम्डा किस टाइम पे मिलेगा आपको पास, तो मैंने लिखा कि यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करें 6200 माइनस 3000 इज इक्वल टू 40 t, के की वैल्यू 1 है, ये सब साफ हो गया आपके पास। तो t की वैल्यू तेरे पास कितनी आ गई 32/40, कितना आ गया 80 सेकंड्स। मतलब शुरू होने के जैसे ये फंक्शन शुरू हुआ तो लैम्डा कम चाहिए ना, तो शुरू होने के t इज इक्वल टू 0 से लेके t इज इक्वल टू 80 तक तो काम का है, उसके बाद का काम का नहीं है। तो ग्राफ में जो आपके पास में इलेक्ट्रॉन मतलब निकलेंगे वो कब तक, 80 सेकंड तक निकलेंगे, फिर चलेगा कितने तक, 120 सेकंड तक चलना था, 0 से लेके 120 सेकंड तक चला, और उसमें से 80 सेकंड ही इफेक्टिव है, बाकी 40 सेकंड कोई काम का नहीं है। फिर उसके बाद 1 मिनट का फिर गैप है आपके पास में, तो 180 तक वैसे शुरू नहीं हुआ, फिर 180 से वापस कितना 80 और जोड़ दो आप इसमें, तो 260 तक चलेगा। तो ग्राफ तो ठीक बना हुआ, मतलब टाइम इंटरवल सही लिखा हुआ है। अब आपके पास में हम टाइम हमने देख लिया, ठीक है टाइम देख लिया। अच्छा अब आप देखिए ग्राफ का पैटर्न, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि भाई अगर आप देखें कि आपके पास t इज इक्वल टू 0 पे कितने इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं, तो यार उस पे कितने फोटॉन्स गिर रहे हैं वो चेक करते हैं पहले t इज इक्वल टू 0 पे। तो t इज इक्वल टू 0 फोटॉन चेक करने के लिए पावर गिवन है 100 वोल्ट, तो 100 वोल्ट किसके बराबर करते हैं, 12400 बाय लैम्डा की वैल्यू 3000 एंगस्ट्रॉम इनटू में n नॉट। क्लियर है ये बात। और इतने फोटॉन्स निकल रहे हैं आपके पास n नॉट, इससे कितना 1% चाहिए हमें, ये इतने इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे होंगे यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं कब, t इज सोल्व करें तो इसकी वैल्यू आपके पास आई इज 1.51 into 10 to power 80। तो ये पहले स्टार्टिंग वाला पॉइंट हो गया। फिर अगर आप देखिए जब ये एंड हो रहा है तो एंड कब हो रहा है, t इज इक्वल टू 80 पे, तो t इज इक्वल टू 80 पे लैम्डा देखेंगे, लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, उस टाइम पे लैम्डा वैल्यू आ जाएगी 6200 एंगस्ट्रॉम, t इज इक्वल टू 80 पे इतना ही आएगा आपके पास। अच्छा इसमें कॉरेस्पॉन्डिंग देख लिया कितने फोटॉन्स निकल रहे हैं, तो आपने लिखा 12400 डिवाइड बाय 6200 एंगस्ट्रॉम इलेक्ट्रॉन वोल्ट मल्टीप्लाई n नॉट, तो यहां से आ गया। फिर ये n नॉट डैश बोलते हैं, n नॉट डैश का 1% आपके पास में इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे होंगे, जिसको अगर आप सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 3.12 into 10 to the power 80। तो ग्राफ तो ऐसे ही बनना चाहिए कि भाई जब लैम्डा कुछ था फिर ये ऐसे आ गया, क्योंकि जब पहले लैम्डा आपके पास में छोटा था तो n नॉट की वैल्यू कम आएगी, पावर क्या है तेरे पास में, ये तो कांस्टेंट टर्म है, तो n नॉट इनटू में जब लैम्डा कम होगा तो n नॉट क्या होगा तेरे पास में, n नॉट भी कम होगा, बिकॉज अगर ये वाली वैल्यू कम होगी तो ये वाली वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, तो कम होना पड़ेगा। अगर आप लैम्डा को बढ़ाएंगे, लैम्डा को बढ़ाने से n नॉट क्या हो जाएंगे आपके पास में, बढ़ जाएंगे, लैम्डा को बढ़ाएंगे तो n नॉट भी बढ़ जाएगी, तो n नॉट और लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है। तो ऐसे ग्राफ ट्रेस करेगा, फिर आपके कहां तक 80 सेकंड तक। उसके बाद में अगर आप देखेंगे 180 से वापस 180 सेकंड से वापस शुरू होगा आपके पास, फिर वापस सिमिलर जाएगा। तो कौन सा सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब आइए हम इसको बिठा के फिर हम चलते हैं ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी पे, चलते हैं इसके ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी के अंदर। तो पहले आप एक चीज देखिए कि मान लीजिए किसी चीज पावर अगर पी नॉट है, किसी पावर तो फिक्स है, पावर पी नॉट है और लैम्डा बदल रहा है, तो उस वाले टाइम पे जो डीएन का जो नंबर आएगा वो कितना है आपके पास, पी लैम्डा डिवाइड बाय एच सी, ऐसे लिखा जा सकता है। तो लैम्डा यहाँ पे बदल रहा है, तो मैंने बोला किसी भी इंस्टेंट पे जो नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिट हो रहे होंगे आपसे वो कितना, पावर कितना है 100 वोल्ट। लैम्डा का फंक्शन क्या है 3000 प्लस 40t बाय एससी की वैल्यू कितनी 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम। इतने आपके पास फोटोन निकलेंगे, इसके फंक्शन मतलब कि टाइम का फंक्शन आपके पास में लिखा हुआ है कि भाई टाइम के साथ में इस तरीके से वैरी करेगा। अब आप ये देखिए ये हो गया कि भाई किसी गिवन इंस्टेंट पे इतने नंबर ऑफ फोटॉन्स आपके पास में निकल रहे होंगे। अब मेरी बात को सुनना कि हमारे पास कितने साइकिल 1 घंटे में पूछा, तो यार देख ऐसा हो रहा है ना आपके पास में 0 सेकंड पे शुरू हो रहा है और 80 सेकंड पे खत्म हो जाता है, फिर 120 तक चालू रहता है, मतलब फोटॉन्स निकलते हैं पर इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल पाते। फिर आपके पास में 120 से 180 सेकंड पे नो फोटोन, यहाँ पे आपके पास फोटोन है पर एमिशन हो रहा नहीं है, यहाँ पे क्या है फोटोन भी है और एमिशन भी हो रहा है। क्लियर। तो मेजरली तो ये पार्ट इफेक्टिव है आपके पास में। तो 1 घंटे में मतलब आपके पास 33 मिनट्स के अंदर 0 से 80 सेकंड टाइम इंटरवल के अंदर इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। तो ऐसे 3 मिनट के 1 घंटे में कितने आपके पास में लूप्स बन सकते हैं, 20 लूप्स बन सकते हैं। क्लियर। तो मैंने बोला कि एक लूप के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो कितने होंगे आपके पास। ये तो जो आपके पास में फोटॉन्स है वो है,
और अगर आप इलेक्ट्रॉन की बात करें तो कितनी एफिशिएंसी आपके पास 1% आपने करा 1/100 क्लियर मल्टीप्लाई 100 30 प्लस 40 डिवाइड बाय 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम क्लियर ये dn है आप इसे इंटीग्रेट कर देंगे तो यहाँ पे आप इंटीग्रेट कर दीजिए टाइम के साथ में कितना टाइम कहां से कहां तक की बात कर रहे हैं हम 0 से 80 में हैं तो ये दोस्त एक लूप का आ गया तेरे पास एक लूप में कितने होंगे अगर तू पूरे में देख रहा होगा तो क्या करेगा यहां से इसकी वैल्यू कुछ n बोल देते हैं आप इसको n तो जो टोटल आएगा आपका टोटल वो कितना होगा 20 टाइम्स ऑफ n तो ये थोड़ी कैलकुलेटिव है आप इसे सोल्व कीजिए आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा जो कि ऑप्शन सी से मैच करेगा प्रॉब्लम 35 आप सीधा कर सकते हैं इस सवाल में आपको कुछ हाइड्रोजन एटम के लिए कुछ आपको ट्रांजिशंस दिखाए गए हैं सबसे पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है कि द ट्रांजिशन इन विच बाल्मर सीरीज फोटोन एब्जॉर्ब्ड इज दैट इज 6 हम चेक कर लेते हैं 6 कहां से कहां तक आपके पास 2 से 3 में जा रहा है 2 से 3 में जा रहा है तो फोटोन को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा और n इज इक्वल 2 से 3 में जा रहा है मतलब बाल्मर का होगा बिकॉज़ बाल्मर n इज इक्वल 2 को रिप्रेजेंट करता है तो a सही हो गया बी ऑप्शन में चलते हैं वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन इन मोड इन ट्रांजिशन 2 कहां से आ रहा है आपके पास ये आ रहा है n इज इक्वल टू 4 से n इज इक्वल टू ट्रांजिशन सेकंड की बात किया था n इज इक्वल टू 4 से n इज इक्वल 2 में आ रहा है तो एनर्जी डिफरेंस पता है ये होता है -13.6 ये होता है -3.4 ये होता है -1.5 और ये होता है 0.85 क्लियर तो क्या ट्रांजिशन है आपके पास में कितना एनर्जी का फोटोन निकलेगा 4.3.4 -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये एनर्जी किसके बराबर होगी आपके पास 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ पे नैनोमीटर आएगा आपके पास सबकी बात बाय लैम्डा किसकी नैनोमीटर में तो आप ये सोल्व कर इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास दैट इज 486 नैनोमीटर ठीक है तो बी ऑप्शन सही हो गया सी में आपसे बात कर रहा है कि जो आपका ट्रांजिशन है वो आपके पास है फोर्थ ट्रांजिशन है फोर्थ ट्रांजिशन कहां से कहां तक है 3 से लेके 2 का ट्रांजिशन है ठीक है और इसमें एनर्जी रिलीज पूछा तो कितना एनर्जी का डिफरेंस आ रहा है एनर्जी का डिफरेंस 3.4 -1.5 क्लियर तो ये एनर्जी रेडिएट होगी आपके पास और डिवाइड बाय ये एनर्जी होगी ये एनर्जी कितना है आपके पास 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया तो आप इसे क्या लिखेंगे जैसे 1.9 इज इक्वल टू 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर डिवाइड बाय लैम्डा आप ये सॉल्व करें तो इसकी वैल्यू कुछ आपके पास 620 के आसपास आएगी तो थोड़ी बड़ी आएगी तो लैम्डा वो गिवन है वो 10103 है तो वो मैच कर रहा नहीं है डी ऑप्शन में चलते हैं आपको बोला जो फोर्थ ट्रांजिशन कहां से कहां तक 3 से 2 का विद एंड द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ लाइन इन द विजिबल पोर्शन ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम तो विजिबल कहां पे आता है बाल्मर में आता है और बाल्मर में सबसे बड़ा लैम्डा कब मिलेगा आपको सबसे बड़ा लैम्डा तब मिलेगा जब एनर्जी सबसे कम हो क्लियर तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपके पास डी तो तीन ऑप्शन सही हो गए ऑप्शन ए बी एंड डी तो अगर 36 प्रॉब्लम में आप देखेंगे तो आपको बोला गया कि ये ग्राफ बनाया गया ना फाई वर्सेस थीटा का ग्राफ बनाया गया और ये जो मैक्सिमम फाई आ रहा है वो आ रहा है 4 पाई और उस टाइम एंगल कितना पाई 2 एंगल आएगा उस टाइम पे इंफिनिटी पे चला जाएगा ना ये वाला पॉइंट भी कहां चला जाएगा इंफिनिटी पे चला जाएगा तो आपको समझ में आ गया कि एट जब आपके पास इंफिनिटी पे फेज डिफरेंस कितना है आपके पास 4 पाई है तो आप बोल सकते पार्ट डिफरेंस कितना होगा आपके पास 2 लैम्डा इतना सही तो जो पार्ट डिफरेंस होता है वही क्या होगा अगर आप इंफिनिटी पे देखेंगे तो एक रे ऐसे हो जाएगी एक रे ऐसे हो जाएगी पार्ट डिफरेंस यही तो होगा तो डी किसके बराबर आ गया आपके पास 2 लैम्डा ठीक है तो एक तो पहला ऑप्शन हो गया कि s1s2 2 लैम्डा अगर 2 लैम्डा है मिनिमम काउंट पूछा तो यहां पे पार्ट डिफरेंस 0 इंफिनिटी पे कितना 2 लैम्डा तो बीच में कितना है आपके पास λ/2 आएगा फिर लैम्डा आएगा फिर यहाँ पे 3 λ/2 आएगा 2 मिनिमा ऊपर है 2 मिनिमा नीचे तो 4 मिनिमा दिखेंगे तो बी ऑप्शन भी सही हो गया फर्स्ट मैक्सिमा above the center will be first maximum के लिए क्या बोला डेल्टा x is equal to d sin थीटा लिखा मैंने अच्छा डेल्टा x वैल्यू कितनी है आपके पास फर्स्ट क्या पूछ रहा है ये फर्स्ट मैक्सिमम पूछ रहा है तो ये लैम्डा आ गया ये 2 लैम्डा आ गया और ये sin थीटा लैम्डा से लैम्डा साफ हो गया थीटा की वैल्यू कितनी है तेरे पास 30 डिग्री थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री पे फर्स्ट मैक्सिमम मिलेगा तो ये भी सही हो गया वहां पे पाई बाय 6 लिखा होगा फिर बोला थीटा इज इक्वल टू sin इनवर्स तो sin थीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास 3/4 क्लियर sin थीटा की वैल्यू आपके पास 3/4 है तो इस इंस्टेंट पे देखते हैं पार्ट डिफरेंस कितना आ रहा है कि d sin थीटा आपने लिखा d इक्वल टू 2 लैम्डा और sin थीटा की वैल्यू कितनी 3/4 दिस इज 3 λ/2 तो ये पार्ट डिफरेंस 3 λ/2 है किसको शो कर रहा है मिनिमा को शो कर रहा है तो ए बी सी डी सारे ऑप्शन इसके करेक्ट प्रॉब्लम नंबर 37 38 हम कर रहे हैं तो पहले हम 37 को सॉल्व कर रहे हैं सवाल शानदार सवाल था भाई मतलब बहुत ही अच्छा सवाल था और जल्दी सवालों से होना मतलब दिक्कत वाला सवाल था
तो आपने सॉल्यूशन अच्छे से ढंग से दिया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। तो कुछ टर्म्स मिसिंग है, तो सॉल्यूशन एक बार आपको पूरा एक्सप्लेन कर देता हूं। सॉल्यूशन आप देख सकते हैं उसमें पीडीएफ के अंदर जो आपको शेयर किया गया उसमें है सॉल्यूशन, और वो सॉल्यूशन सही दिया हुआ है। देखो थोड़ा सा मेरी बात को समझने की कोशिश करना ना। सवाल ये था कि भाई ये तो एडियाबैटिक है ये वाले, और ये वाला आपके पास इससे हीट यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर हो सकता है, इस तरीके से। अगर हीट यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर हो सकता है तो मतलब इसका टेम्परेचर को टी डैश मान लिया भाई, और इसका भी टी डैश को नया टेम्परेचर, और इसका टेम्परेचर पहले कुछ टी नॉट था, कुछ नया टेम्परेचर बन गया टी, बिकॉज ये इधर मूव किया टेम्परेचर चेंज हुआ होगा। तो मैंने सबसे पहले ये बोला यार यहाँ पे आपके पास में एक हीटर गिवन है, तो ये हीटर जो हीट देगा तो ये पूरे सिस्टम के पास जाएगी और हीट भाई इस पूरे सिस्टम के पास जो हीट में जो चेंज आएगा आपके पास में, जैसे पूरे सिस्टम के लिए आप फर्स्ट लो लगा दो पूरे सिस्टम के लिए, तो पूरे सिस्टम के लिए क्या बोलेंगे डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस वर्क डन। तो वर्क डन तो है ही नहीं पूरे सिस्टम में, बिकॉज़ पूरे सिस्टम की बाउंड्रीज मूव ही नहीं करी। अगर ये इधर मूव किया और इसने पॉजिटिव किया बताया नेगेटिव हो गया, पूरे सिस्टम के लिए तो वर्क डन जीरो आएगा ना आपके पास। तो पूरे सिस्टम के लगा दो, पूरे सिस्टम के जितनी हीट आपने दी वो इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी के चेंज के बराबर होना चाहिए। क्लियर है ये बात? मैं किसी एक के लिए लगा पूरे के लिए लगा रहा हूं, तो अगर आप इधर उधर मूव भी करेगा तो मूव करने से वर्क डन तो जीरो ही रहेगा, बिकॉज़ बाउंड्रीज जो इन तीनों का मिलाकर जैसे इसमें नेगेटिव वर्क हुआ जैसे पॉजिटिव हो गया, नेट जीरो पर सिस्टम के लिए वर्क डन जीरो है ना। ठीक है, अब इसके लिए दिखा मैंने गामा की वैल्यू 2 है, इसका सीवी निकाल लिया, इसका 3/2 इसका सीवी निकाल लिया, इसका सीवी निकाल लिया। ठीक है, अब इसकी डेरिवेटिव क्या लिखेंगे n सीवी डेल्टा t कितना है t - t नॉट प्लस इसके लिए भी सबके नंबर ऑफ मोल्स सेम है, इनिशियल कंडीशन तो n को बाहर निकाल रखा है cv 2r डेल्टा t, तो फाइनल कंडीशन t डैश माना है मैंने t डैश, तो t डैश माइनस t नॉट इसके लिए भी लगा दिया आपने। ठीक है, यहां तक ये एक्सप्रेशन आपने कर दिया। अब सुनना मेरी बात को, फिर हमने क्या किया इस वाले सेटअप के लिए वर्किंग थ्योरम बनाया, इतने इन दोनों के लिए। इस चैप्टर का नाम मान लो A, इस चैप्टर का नाम मान ले B और इस चैप्टर का नाम मान ले C। हमने क्या किया फर्स्ट लो लगाया B और C के लिए, तो ये आपके पास में ये जो पिस्टन था वो आपके पास में इससे हीट जो ट्रांसफर नहीं हो रहा, एडियाबैटिक प्रोसेस था यहाँ पे, यहाँ से लेके इन दोनों का मिला के अगर हम देखेंगे तो इसके लिए डेल्टा Q डेल्टा U प्लस वर्क डन, यहाँ से यहाँ पे डेल्टा Q जीरो, मतलब जो वर्क होगा वो चेंज इन सॉरी जो वर्क होगा वही डेल्टा U के बराबर होगा। तो मैंने क्या बोला जो आपके पास में वर्क होगा ये वर्क किसके बराबर है, यहाँ पे जो जितना वर्क ये कर रहा है ये पहले वाला जो चैम्बर जो वर्क कर रहा होगा वही इन दोनों के पास में जा रहा होगा आपके पास, मतलब इसका जो वर्क है अगर आप ये देखते हैं आपने इन दोनों को सिस्टम मान लिया तो आप क्या बोल सकते हैं यहाँ पे जो वर्क हो रहा होगा ये पॉजिटिव होगा, तेरा वर्क नेगेटिव होगा, इसी तरीके से तो होगा आपके पास। तो हमने क्या बोला एक्चुअल में तो ये था माय डेल्टा U इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क, किसका वर्क इस वाले सेटअप का B प्लस C का, पर A का अगर आप देखेंगे ये B एंड C, और अगर वर्क डन बाय A के बराबर लिखा जा सकता है, ये सही है। तो वर्क डन बाय A किसके बराबर होगा डेल्टा UB प्लस डेल्टा UC। ठीक है, अब हमने ये वाली बात समझ में आ रही है आपको, हमने क्या किया मैंने इन दोनों को सिस्टम दिया, तो इस सिस्टम के पास तो हीट जा ही नहीं ना, डेल्टा Q जीरो है। अच्छा अगर डेल्टा Q जीरो है तो डेल्टा U और वर्क डन दोनों बराबर होने चाहिए, मैंने कर दिया। मेरे को वर्क डन ऑफ B एंड C इज इक्वल टू दोनों अपोजिट होंगे ना, अगर इसका पॉजिटिव होगा तो सिस्टम का नेगेटिव होगा, इतना सही है ये बात। ठीक है, अब हमने क्या लिखा वर्क डन ऑफ A इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ B प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ C। यहां से निकाला ये रिलेशन, अब ये वैल्यू लिख दी, UB की वैल्यू लिख दी और UC की वैल्यू लिख दी, तो यहां से तेरे पास ये वर्क A का वर्क आ गया यहां से। ठीक है, अब सुनना मेरी बात को, अब मैं ये बोल रहा हूं कि अगर तू इसको देखे ये तो जैसे मूव करे तो ये जो रोड है ना ये अपना वॉल्यूम चेंज कर सकता नहीं है। अगर मान लो ये इधर कुछ x डिस्टेंस जा रहा होगा, अगर ये डिस्टेंस जा रहा होगा तो इसी के पास जा रहा होगा यहाँ पे, तो इसके ऊपर तो अगर तू देख रहा होगा जैसे ये इसको एक सेटअप मान ले, इसको एक बड़ा क्वेश्चन मान ले, इतने पार्ट अगर इतने पार्ट बड़ा क्वेश्चन मानेगा तो जितना ये इधर जा रहा है उतना ही ऐसे इधर आ रहा है, तो ये क्या होगा जितना वर्क इसका आएगा उसका जस्ट नेगेटिव इसका आएगा, इसको पिस्टन मान ले बिकॉज़ ये अपना वॉल्यूम चेंज नहीं कर रहा, तो तू क्या बोलेगा अगर यहाँ पे वर्क डन ऑफ A इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन ऑफ C, तो वही लिखा वर्क डन ऑफ A इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन ऑफ C, तो मुझे यहाँ पे वर्क डन ऑफ C मिल गया। ये सब झमेला हम कर क्यों रहे हैं, बिकॉज़ हमें प्रोसेस निकालना है, मुझे पता है ये प्रोसेस कुछ कोरियोट्रोपिक प्रोसेस होगा, तो मैंने क्या करा डेल्टा UC आपने निकाल लिया इजीली। अब मैं क्या करना चाहता हूँ मैं डेल्टा U बाय वर्क डन लिख देता हूँ मैं, क्योंकि डेल्टा U क्या होता है n CV डेल्टा T होता है तेरे पास, और वर्क डन क्या होगा nRT 1 माइनस गामा इज इक्वल टू, तो हम अगर इसकी वैल्यू हमें पहले से पता होगी तो यहाँ पे मैं पुट करूंगा तो ये सब वैल्यू कट के गामा की वैल्यू मिल जाएगी, p टू द पावर गामा से प्रोसेस मिल जाएगा। यहाँ तक सही था, तो ये आपके पास आ गया वर्क डन, फिर मैं निकाला इसका डेल्टा U, मतलब वर्क डन आ गया C के ऊपर, वो हमने निकाल लिया, ये वाली वैल्यू है। फिर हमने क्या किया चेंजिंग पोटेंशियल निकाल ली, वो ये वाली वैल्यू है, दोनों का रेशियो देखा, यहाँ से आ गया 1/3, पर मुझे पता है इसको इसके बराबर लिखा जा सकता है, यहाँ पे लिख दिया।
यहाँ पे सीवी की वैल्यू कितनी है, आर इनपुट कर दी, यहाँ से गामा की वैल्यू मिल गई 4/3, तो गामा की वैल्यू 4/3 मिल गई, तो गामा कांस्टेंट होना चाहिए एक पॉइंट्रोपिक प्रोसेस के लिए, जिसका जो पॉइंट्रोपिक प्रोसेस का जो गामा होगा 4/3, आपने इसको सोल्व कर दिया। तो इसमें टारगेट क्या था, मेरी बात सुन, इस सवाल को ऐसे बनते उल्टा देख, तो पहले दिमाग में सोच के चल तुझे क्या करना है, तुझे ये करना है कि पहले डेल्टा यू बाय वर्क का रेशियो पहले निकालना है, वो जो भी वैल्यू आ रही है, ठीक है, फिर इसको किसके बराबर कर दे, एलसीवी डेल्टा टी डिवाइड बाय एनआर डेल्टा टी डिवाइड बाय 1 माइनस गामा, तो ये जो करता है तेरे पास में गामा की वैल्यू आ जाएगी। तो सवाल ट्रिकी था, हो सकता है आपको थोड़ा स्ट्रगल फेस करना हो, एक बार आप वापस देख लीजिएगा सवाल को, अच्छा सवाल था। तो हम प्रॉब्लम नंबर नेक्स्ट सवाल करें 38 37 में जाना चाहते 37, तो अगर हो जाएगा 38 हो जाएगा, 38 में ज्यादा दम वाली बात है, 37 भाई बढ़िया सवाल था। तो 38 में आपसे क्या बोल रहा है भाई, हमने इनिशियल कंडीशन दिखाई, तो इसका प्रेशर P नॉट था, वॉल्यूम V नॉट था, टेम्परेचर T नॉट था, ये भी सेम था, P नॉट V नॉट T नॉट P नॉट V नॉट T नॉट, ये सारी बातें थी। अब क्या होगा फाइनल सिचुएशन में, इसके फाइनल स्टेज में जब आ गया आपके पास, तो इसका टेम्परेचर कुछ, सॉरी इसका प्रेशर कुछ P1 मान लीजिए, और ये यहाँ पे कितना मूव किया आपके पास में, तो इसका वॉल्यूम कुछ V/8 बनाते हैं, कितना बन जाएगा V नॉट बाय 8 वॉल्यूम बन जाएगा, ठीक है, तो इसका वॉल्यूम कितना बन जाएगा, पहले V नॉट था और इसमें V नॉट माइनस 37 V नॉट बाय 8 ऐड हो जाएगा, इसमें कितना बन जाएगा 15 V नॉट बाय 8, क्लियर, ये आपका इसका वॉल्यूम आ गया। इसका टेम्परेचर हमने कुछ पहले ही माना था, T मान लिया, इसका कितना मान लिया आपने, T डैश मान लिया, और ये भी आपने ऐसे कुछ T डैश मान लिया, ठीक है। अब प्रेशर देखना, ये तो एक आपके पास में रोड थी, तो ये स्लाइडर अगर ये सेटअप है, ये अपने आप एक अलग पिक्चर मान सकते हैं आप इसको, तो अगर ये इक्विलिब्रियम में, तो यहाँ से जितना फोर्स लग रहा है उतना यहाँ से लग रहा होगा, मतलब यहाँ का प्रेशर कितना होगा आपके पास P1, ये इतनी बात समझ में आ गई आपको, यहाँ का प्रेशर P1 और ये सब आपने कर दिया, और यहाँ का प्रेशर कुछ नया प्रेशर माइनस P नॉट, इसका वॉल्यूम कितना है आपके पास V नॉट। अब आइए सवाल में क्या पूछ रहा है, सबसे पहले तो आपसे हमें प्रोसेस पता लग गया, इसका प्रोसेस कितना है, इसके प्रोसेस का जो अपोलोट्रोपिक प्रोसेस है P टू द पावर कितना है 4/3 आपके पास कांस्टेंट, ठीक है। सबसे पहले क्या पूछ रहा है, फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिडल पार्ट, इसका टेम्परेचर पूछा था, इसका टेम्परेचर निकालना है, इसका टेम्परेचर अपने आप आ जाएगा, तो कैसे करेंगे हम, T V टू द पावर क्या प्रोसेस आएगा, T V टू द पावर 1/3 इज कांस्टेंट, ठीक है, तो इनिशियल टेम्परेचर कितना T नॉट, वॉल्यूम कितना था V नॉट पावर 1/3, फाइनल टेम्परेचर T नॉट और वॉल्यूम कितना प्लस V नॉट बाय 8, V नॉट बाय 8 की पावर 1/3, तो ये V नॉट से V नॉट साफ हो गया आपके पास, तो ये नया टेम्परेचर है T डैश, तो T डैश की वैल्यू कितनी है मेरे पास, T डैश की वैल्यू होगी 3T, तो फाइनल टेम्परेचर मिल गया मुझे, कितना है फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिडल पार्ट, कुछ गलत इसको ये 2 आएगा ना, ये 8 की पावर 1/3 का 2 आएगा, तो 2T नॉट बन गया आपके पास, ठीक है। फिर क्या पूछ रहा है, फाइनल प्रेशर ऑफ द राइट मोस्ट पार्ट, फाइनल प्रेशर, इसका प्रेशर पूछ रहा है, तो हम क्या करते हैं, पहले यहाँ का प्रेशर निकाल लेते हैं, इसका P1 यहाँ से निकाल देंगे, P V टू द पावर 4/3 ना, P V टू द पावर 4/3 कांस्टेंट है आपके पास, तो P नॉट V टू द पावर 4/3 P1 और V नॉट कितना बन गया, V नॉट बाय 8 की पावर 4/3, इसको आप सोल्व करेंगे तो आपके पास जो P1 की वैल्यू आएगी, P1 आएगा 16 P नॉट। अच्छा, अब क्या पूछ रहा है मुझसे, ये फाइनल प्रेशर पूछ रहा है, इसका फाइनल प्रेशर आ गया आपके पास 16 P नॉट, तो B भी सही हो गया। फिर बोला हीट सप्लाइड बाय द हीटर ड्यूरिंग द प्रोसेस, अगर आपको याद होगा हीट सप्लाइड में क्या लिखा था, मैंने लिखा था ना N, इसका CV कितना था आपके पास R था, इसका 2R था और इसका कुछ R था, तो N CV वैल्यू R और ये कितना है तेरे पास T माइनस T नॉट प्लस यहाँ पे कितना है 2R T डैश माइनस T नॉट प्लस R T डैश माइनस T नॉट, इस प्रोसेस से निकाल पाएगा ना, तो इसको ये फाइनल टेम्परेचर पता लग गया तो सबका, और सब चीज सोल्व करने क्यू की वैल्यू तेरे पास सोल्व करने से आएगी, वो डेल्टा क्यू आएगा 32 P नॉट V नॉट, ये कैलकुलेटिव है थोड़ा सा, पर आप इसे प्रोसीड कर सकते हैं। नेक्स्ट पूछा मैग्नीट्यूड ऑफ हीट फ्लो फ्रॉम द कंडक्टिंग पिस्टन, ये ऐसे बोला भाई इसके अंदर आपने मतलब कंडक्टिंग पिस्टन से कितनी हीट इधर से उधर ट्रांसफर हुई, तो मैंने क्या बोला भाई अगर आप बीच वाले के लिए लगा रहे हैं, मैं इस बीच वाले के लिए लगा रहा हूं ना, इसके लिए अगर आप फर्स्ट ऑर्डर डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस वर्क, तो वर्क तो जीरो है, वर्क क्यों जीरो है आपके पास, बिकॉज़ इसका वोल्टेज तो चेंज ही नहीं हुआ, फाइन। अगर ये वाला वर्क आपके पास में जीरो है तो डेल्टा क्यू किसके बराबर आएगा आपके पास, डेल्टा यू, तो डेल्टा यू की वैल्यू पुट कर दो n, इसका CV कितना है 2R, फाइनल टेम्परेचर कितना है T डैश माइनस T, तो इससे अगर आप प्रोसीड करें तो ये बनेगा 2P नॉट V, ठीक है। तो ये सवाल अच्छा सवाल था, मे भी आपसे एग्जाम में शायद नहीं हुआ हो, अगर किसी हुआ तो बहुत ही बढ़िया बात है, एक बार आप इस सवाल अच्छे देख लीजिए, थोड़ा कैलकुलेटिव है, लेंथी है, पर सवाल ऐसे रेयर देखने को मिलते हैं, अच्छा सवाल है। अभी हम आपके पास पैराग्राफ कर रहे हैं, जो कि लास्ट सवाल है, इसका सवाल बेहतरीन था,
सवाल अगर आप देखेंगे तो इसमें थोड़ा ट्रिकी भी है, ये इनफाइनाइट सीरीज टाइप का सवाल है। इसमें बोला गया सबसे ऊपर वाले से F4 से खींचा, तो अगर इसको F से खींचा तो ये कुछ कोई भी एक फैक्टर से कम हो रहा होगा, यहाँ पे जो फोर्स होगा फिर वापस से कम हो रहा होगा, इस तरीके से आगे प्रोसीड किया जा रहा है। तो हमें कुछ बातें पूछी, एक्सेलरेशन वगैरह नहीं, कोई स्लिपिंग नहीं मानी और आपको ये गिवन है कि यहाँ पे ये इसके लाइन में है, ये इसके सेंटर के लाइन में है। अब हम इसे प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट वाले स्फीयर के लिए बात करते हैं, A1 के लिए। तो A1 के लिए अगर आप देखेंगे तो सबसे ट्रांसलेशन की इक्वेशन लिखते हैं, तो आप कहेंगे F माइनस अल्फा F इज इक्वल टू ma, पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन हम टॉर्क की लिखते हैं, टॉर्क की क्या लिखेंगे, F प्लस कैपिटल F इनटू में R इज इक्वल टू I अल्फा, तो mr स्क्वायर बाय 2 इनटू में अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, A बाय R। ये यहाँ पे पूरा सेटअप साफ होगा। तो यहाँ से आपके पास दो इक्वेशन बनी, एक तो पहली इक्वेशन, ये इक्वेशन क्या बनी, F प्लस F इज इक्वल टू ma बाय 2, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया तेरे पास, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। इन दोनों से हम फ्रिक्शन को काट देते हैं, फ्रिक्शन को अगर आप काटेंगे इसका नाम F1 रख देते हैं ना, बाद में F2 जो पड़े F1 रख देते हैं। तो कितना है तेरे पास ये वाली टर्म, अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये टर्म बन जाएगी 2F माइनस अल्फा F इज इक्वल टू 3ma बाय 2। ये क्या हो गया आपके पास, एक्सीलरेशन हो गया, किसका, इसका एक्सीलरेशन हो गया। अगर इसका एक्सीलरेशन आप a मान रहे हैं, इसका एक्सीलरेशन कुछ आप a मान रहे हैं, इसका एक्सीलरेशन कितना हुआ तेरे पास, क्योंकि देख इसका एक्सीलरेशन a मतलब इसका एक्सीलरेशन a है, और इसका एक्सीलरेशन a है, इसका एक्सीलरेशन कितना होता है पास a बाय 2। ये बात समझ रही है आप, ठीक। सिमिलर तो ये इक्वेशन इसके लिए यूज कर, तो उसके लिए इक्वेशन क्या बनेगी, तो a1 के लिए बनी ना। अगर a2 के लिए बनाएगा तो 2f की जगह पुलिंग फोर्स कितना होगा तेरे पास में, ये f का ट्वाइस हुआ, यहाँ पे किसका अल्फा f का, तो 2 अल्फा f बनेगा माइनस, अच्छा यहाँ पे ये पीछे खींचने वाला फोर्स यहाँ पे अल्फा स्क्वायर f है, और ये बनेगा 3/2m, और इसका एक्सीलरेशन सेंटर है वो कितना है, a बाय 2, a2 के लिए मैंने सोल्व नहीं किया, मैंने सिमेट्री से ये देख लिया। इज इट क्लियर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहां से ये वाली वैल्यू कितने थे पास, 2f माइनस अल्फा f, 3/2m की वैल्यू, यहां से 3/2m की वैल्यू कितनी है कि ट्वाइस ऑफ 2 अल्फा f माइनस अल्फा स्क्वायर f, ठीक है। अब हम इसे सोल्व करते हैं, तो 2f माइनस अल्फा f इज इक्वल टू 4 अल्फा f माइनस 2 अल्फा स्क्वायर f। तो अगर अब हम सोल्व करते हैं, ये वाला एक्सप्रेशन इधर आ गया, तो 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसको सोल्व कर लेते हैं, माइनस 4 अल्फा माइनस अल्फा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 2 अल्फा कॉमन आ गया, तो अल्फा माइनस 2 माइनस 1 कॉमन आ गया, अल्फा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो अल्फा की दो वैल्यू आ रही है पास, एक हाफ आ रहा है अल्फा और एक कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। अब देखिए अगर हम अल्फा की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट कर देंगे, अल्फा की वैल्यू 2 पुट करें तब तो ये 0 बन जाएगा, तो वो तो नहीं पॉसिबल है, तो ये वाली वैल्यू पॉसिबल है, इसको हम नहीं कंसीडर कर रहे हैं, हम इसको कंसीडर कर रहे हैं। तो अब पहला सवाल क्या पूछा गया, एक्सीलरेशन ऑफ a1। तो a1 का एक्सीलरेशन निकालने के लिए हमने क्या लिखा, हाफ वैल्यू हम पुट कर दिया आपके पास, तो कितना है 2f माइनस 3f/2 इज इक्वल टू 3/2ma, ये साफ हो गया आपके पास। तो a की वैल्यू कितनी आएगी, f/m, और f किसके बराबर है, mg के बराबर, एक्सीलरेशन g आ गया, सही है, ये ऑप्शन हो गया। अच्छा बी आपसे पूछा गया था एक्सीलरेशन ऑफ a6, एक्सीलरेशन ऑफ a6। तो यार एक्सीलरेशन ऑफ a6 कैसे निकालेंगे, अगर इसका a है, पहले वाले का a है, दूसरे वाले कितने होगा a/2, फिर कितना होगा a/4, फिर कितना होगा a/8, सिमिलरली a/16, फिर आप जाएंगे a/32। कौन से का पूछ रहा है आपसे, 6 का। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, तो कितना है a/32, a की वैल्यू कितनी है g, तो ये b भी मैच कर गया। एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ a7, 7 में कितना होगा a/64, एक्सीलरेशन आ गया a/64 में g/64, और अगर एक्सीलरेशन g/64 आ गया तो अल्फा कितना आ जाएगा g/64 r, तो ये भी सही हो गया। एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ a5, तो पांचों पे एक्सीलरेशन देखो 1 2 3 4 5, a/16 तो g/16 r, मतलब इसमें 39 में आपके पास a b c d चारों ऑप्शन करेक्ट है। 40 नंबर डिस्कस करते हैं, इसी के आगे सवाल जो है, तो अल्फा की दो वैल्यूज आई थी, 1/2 हमने कंसीडर की थी, 1/2 वैल्यू होगी। सबसे पहले बोला कि टेंशन इन द स्ट्रिंग a1 a2 इज mg/2। तो यार ये वाली टेंशन है, तो टेंशन किसके बराबर है, इसका अल्फा टाइम्स, तो अल्फा की वैल्यू कितनी है, हाफ, तो अल्फा f हो गया, तो ए ऑप्शन तो सही हो गया। फिर आपसे बात किया गया 5th और 6th के बीच में, तो आप अगर देख रहे हैं 5th और 6th के बीच में ना, तो फर्स्ट और सेकंड के बीच में जो आपके पास था, फर्स्ट और सेकंड के बीच में वो कितना आ रहा है आपके पास, अल्फा f। फिर आप सेकंड और थर्ड के बीच में बात करें तो कितना है, अल्फा स्क्वायर f। थर्ड और फोर्थ के बीच में अगर बात करें तो अल्फा क्यूब है। 4 और 5 के बीच में अल्फा की पावर 4f, और 5 और 6 के बीच में अल्फा की पावर 5 है। ऐसे ही बोला क्या, तो अल्फा की वैल्यू कितनी है, हाफ, तो कितना है mg/2, बी ऑप्शन भी सही हो गया।
अब फ्रिक्शन फोर्स आपको बोला गया A8 और स्टेयर्स के बीच में, A8 और स्टेयर्स के बीच में, तो इजी है यार, आप कैसे करेंगे, 8वें का डायग्राम बना लीजिए। यहाँ पे आप देखिए कितना हो रहा है आपका 5th और 6th है ना, और यहाँ पे किसके बीच में बोल रही है, A8 एंड स्टेयर के बीच में बोल रहे हैं। तो यार A7 और A8 के बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा वो कितना होगा, अल्फा की पावर 7F, इधर कितना लग रहा होगा, फ्रिक्शन लग रहा होगा, यहाँ पे कितना लग रहा होगा, अल्फा की पावर 8F, सही है। और इसका जो एक्सीलरेशन होगा वो एक्सीलरेशन कितने से कम हो रहा है आपके पास, A/2, तो आप इसे ऐसे बोल सकते हैं ना, ये पहले का A था, फिर A/2 है, फिर A/4, सिमिलरली 8, सिमिलरली 16, डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप, मैं दिखा रहा हूँ करके, A/64 A/128, कितना आ गया 1, पहले का, दूसरे का, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 8 की बात की ना आपने, ये कितना आ गया A/1 डिवाइडेड G/128। अब आप इसे सोल्व कर दीजिए, आप इसे सोल्व करेंगे तो आपका फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, mg/256। सिमिलरली अगर आप A3 में निकालेंगे इसकी वैल्यू mg/8 आएगी। इस तरीके से इसके चारों ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो ये पेपर यहाँ पे खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।